हेलो एवरीवन। जल्दी से कंफर्म करिए क्या मेरा लेक्चर लाइव है, अभी विजिबल है। जल्दी से कंफर्म कीजिए। कुछ टैग इशू था, मैं बटन क्लिक नहीं कर पा रहा था। मुझे अपना कंप्यूटर सिस्टम 2 बार रीस्टार्ट करना पड़ा और उसकी वजह से डिले हो गया। अभी आई गेस क्लियर है, एटलीस्ट कीबोर्ड की हेल्प से, बिना माउस के आई वॉज एबल टू क्लिक ऑन द बटन गो लाइव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, आभार, सत्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल क्लियर, ऑल गुड, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। चलिए, ओके देन। अरे 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 अरे, हाँ जी, पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग सब कि कैसे हैं आप सब लोग। हाउ आर यू ऑल? मैग्नेटिक डिस्क में एड्रेस देने के बाद ट्रैक भी पूछने का आता है क्या क्वेश्चन में? ट्रैक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रैक तो हमारे पास है ही नहीं। एड्रेस देने के बाद ट्रैक जो है वो तो है ही नहीं, आता तो है ही नहीं। हम सिर्फ सरफेस या फिर सेक्टर या फिर सिलेंडर नंबर, ये 3 निकाल सकते हैं एड्रेस से, और वो सेक्टर का ही एड्रेस होता है, इसलिए सेक्टर नंबर निकालने होते हैं बस। दैट्स इट। एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं। एक स्टोरी हो जाए, स्टोरी तो हमारी जिंदगी चल ही रही है, कभी मूड होगा तो स्टोरी भी सुना देंगे। लास्ट चैप्टर नहीं रिवाइज हुआ। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क और कैश का आज के चैप्टर से पाइपलाइनिंग से कोई लेना देना नहीं। पाइपलाइनिंग जो है वो एकदम सेपरेट है। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो सीओए का टॉपिक प्रीवियसली जो हम पढ़े हैं वो यहां जरूरत होगी, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। आप लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल चैप्टर को कल रिवाइज करके लाइएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज तो ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शन साइकिल के काम चल जाएगा, बट अगली क्लास में इंस्ट्रक्शन साइकिल जहां हमने पढ़ा था उसे आप रिकॉल करके आइएगा। बाकी का डिस्क कैश का उतना कोई खास ऐसा यहां यूज नहीं है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या अभी देखो ले सकते हो, बट अगर आप लोगों के कोर्सेस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो पहले कोर्सेस को कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं अभी बस। टेस्ट सीरीज हम उठाएंगे आखिरी के 4 महीनों में। हमें जरूरत लगेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की उस टाइम पे, तब उठा लेंगे। 6 साइकिल याद है, उस साइकिल में क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज, यार अपनी तरफ से तो बेस्ट क्वालिटी है, तुम्हारी तरफ से इंक्रीज करो। मेरे को तो मैं बढ़िया दिख रहा हूं सामने, एकदम क्लीन। मेरे फेस पे बाल भी नहीं दिख रहे हैं, देखो एकदम क्लीन शेव। सीपीआई, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। सर मुझे टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। टेस्ट में 0 भी आया है तो क्या हुआ, कम से कम अटेम्प्ट करके ये तो पता चला कि हमने एग्जैक्टली सीखा क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं, कैसे प्रैक्टिस करने हैं, है ना। टेस्ट क्वेश्चंस आर ग्रेट, ये तो तुम ही डिसाइड कर सकते हो ग्रेट या नॉट ग्रेट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी होता है, बिल्कुल होता है। जो आप एक टेस्ट सीरीज उठाते हो ना बच्चा लोग, जो भी आप टेस्ट सीरीज एनरोल करते हो, उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं, 2-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन टेस्ट भी आते हैं, और फिर फुल लेंथ भी आते हैं। ठीक है, चलिए। सर आप किसी को पीटे हैं? नहीं, बट शुभम अगर सामने होता तो आज ये जो है मौका मैं छोड़ता नहीं। कुछ प्रीवियस लेक्चर पेंडिंग हैं, कैन आई अटेंड दिस? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। एक नया टॉपिक है पीवाईक्यू में, रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन टाइप का इंस्ट्रक्शन था। ये गेट में अब सिलेबस में नहीं है बेटा, ये 2008 के पहले का पेपर का क्वेश्चन है, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास हुआ करता था। अब माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस में है नहीं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हमें सॉल्व करने नहीं है। सर 2024 में कैश से नहीं आया क्वेश्चन? कैश मेमोरी से एक आध क्वेश्चन तो आया होगा शायद, मेरे ख्याल में। टेस्ट सीरीज किधर से लेना है? अरे अभी थोड़ा टाइम है, टेस्ट सीरीज में
जब टाइम आएगा ले लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है टेस्ट सीरीज आने में। चलिए बढ़े, शुरू करें। ओके, तो हमने कल तक जो चैप्टर्स देख लिए हैं वो हैं बेसिक्स फिनिश हो गया हमारा, इंस्ट्रक्शन चैप्टर फिनिश हो गया हमारा, फिर हमने देखा था सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट, डेटा पाथ भी इसी में था, फिर हमने इसके बाद देखा आईओ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर कैश मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन देखा, 11 लेक्चर लगे इसको फिनिश करने में, फिर डिस्क चैप्टर हमने देखा, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब एक आखिरी चैप्टर है, वो है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग बाकियों से क्यों अलग है? क्योंकि इसका हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। इसमें हर एक नया टॉपिक या कुछ भी मैं आधे घंटे के अंदर बोलूंगा उससे एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिपीटेशन हियर। बहुत रेयरली कुछ रिपीटेशन होते हैं, हर बार कुछ नया कंसेप्ट। देयर आर फ्यू कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हैं, उसी के अराउंड इतनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को याद रखने में। इसलिए यहां पे थोड़ा आप लोगों को कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा, ठीक है। सर पेज टेबल बेस रजिस्टर एक्सेस सिर्फ ओएस कर सकता है? नहीं बेटा, सीपीयू करता है। सीपीयू की जो एक हार्डवेयर होता है एमएमयू, वो करता है। एमएमयू जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है वो, ताकि पेज टेबल कहाँ रखा है वो एक्सेस कर पाए और उसके साथ ही साथ फिर वो देख पाए कि पेज टेबल में कंटेंट कहाँ रखा है, सर्च कर पाता है। चलिए, ये ओएस का डाउट था बट फिर भी मैंने ले लिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइपलाइनिंग। बट पाइपलाइनिंग के पहले हम देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग की टेक्निक है जिसमें हम साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ हम करें तो उसे बोलेंगे साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग को ही डेटा प्रोसेसिंग विच इज पैरेलल प्रोसेसिंग। कि या तो हमारे पास एक से ज्यादा मशीन्स हो जो पैरेलल में काम कर पाए, या हार्डवेयर्स हो, या ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगाया जाए जिससे कि हमारे पास क्या हो पाए, पैरेलल में वर्क हो पाए। दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर सिस्टम में हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, डेटा की प्रोसेसिंग हो, तो क्या वो पैरेलल हो सकती है ताकि हम स्पीड बढ़ा पाए मशीन की, हमारे सीपीयू की। पैरेलल प्रोसेसिंग, बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग को लगाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में 3 टाइप की टेक्निक होती है। एक वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जिसे पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डिस्कस करेंगे ये पाइपलाइन प्रोसेसिंग या पाइपलाइनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइनिंग जो है वो क्या होती है, कैसे होती है, बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं, एक बड़े स्पेशल टाइप के साइंटिस्ट हुए फ्लिन। इन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब कंप्यूटर के डिजाइन के 4 अलग अलग टाइप हैं, कैटेगरीज बनाई इन्होंने। और वो कैटेगरीज क्या हैं? SISD, MISD, SIMD और MIMD। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। ये फुल फॉर्म लिखा है, अभी डेफिनेशन बताई ही नहीं है मैंने। नेक्स्ट है SIMD। SIMD से सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बट मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। MISD is multiple instruction stream but single data stream, and last में है MIMD, multiple instruction stream and multiple data stream। ये है क्या? ये एक अलग अलग टाइप के कंप्यूटर सिस्टम है जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ये बता रखा है इन फ्लिन भाई साहब ने। इन्होंने बताया कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम SISD टाइप का है तो वो हर एक साइकिल में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और एक ही इंस्ट्रक्शन को एक बार में पूरा एग्जीक्यूट करेगा। एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को ही फेच करके लाएगा
और उसी को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ना तो कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच होगा और ना ही मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में रहेंगे। अब आप लोगों को अगर दो साइकिल पता है, एक थी इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल, याद है, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन फेच होता है, और एक होती है एग्जीक्यूट साइकिल या एग्जीक्यूशन साइकिल जिसमें डिकोड से लेकर राइट बैक सब होता है ना। तो ये फ्लिन भाई साहब ने क्या कहा कि फेच साइकिल में एक बार में कितने इंस्ट्रक्शन आप फेच करके लाते हो। अगर एक ही ला रहे हो तो वो होगा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, कि एक टाइम पर इंस्ट्रक्शन की एक ही सिंगल स्ट्रीम आ रही है, एक ही इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम पे आपने फेच करके लेके आए। एग्जीक्यूशन साइकिल मतलब डिकोड से लेकर राइट बैक में कितने इंस्ट्रक्शन एक साथ रहेंगे, सिर्फ एक ही रहेगा। पूरा वो इंस्ट्रक्शन जब तक राइट बैक होके खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अगला इंस्ट्रक्शन लेके नहीं आओगे। दैट इज व्हाट द सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, कि एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन फेच करोगे, एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में रहेगा। दूसरा है ये SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मतलब एट ए टाइम आप फेच तो एक ही इंस्ट्रक्शन करोगे, बट जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आपने भेज दिया, वो पहला इंस्ट्रक्शन फेच करके एग्जीक्यूशन में है, तब आप दूसरा इंस्ट्रक्शन अगली बार में फेच करके और उसको भी एग्जीक्यूशन में भेज दोगे। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में भेजते जा रहे हो। तो एट ए टाइम फेच करोगे एक ही, बट एग्जीक्यूशन में बेटा टाइम ज्यादा लगता है ना, डिकोड भी है, राइट बैक भी है, एग्जीक्यूशन भी है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन भी है, ऑपरेंड फेच भी, बहुत कुछ है। तो जो एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ पैरेलल में क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन में रहते हैं। अब आप बोलोगे सर एक ही सीपीयू के अंदर इतने सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए ही हम क्या पढ़ेंगे, ये पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे। यहां पे क्या होगा, पाइपलाइन का कंसेप्ट होगा। हम बताएंगे आपको कि ये कैसे काम करता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है पाइपलाइन प्रोसेसर। कोई अगर प्रोसेसर पाइपलाइंड है तो वो प्रोसेसर किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। एट ए टाइम इंस्ट्रक्शन तो हम एक फेच करेंगे, एग्जीक्यूशन में डाल दिया, जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में गया फिर हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच किया, इसको भी एग्जीक्यूशन में डाल दिया, फिर अगली बार में तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच किया, उसको भी एग्जीक्यूशन में डाल दिया। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पैरेलल में एग्जीक्यूशन में रहेंगे, एट ए टाइम फेच हम एक ही कर रहे हैं। दैट इज SIMD। नेक्स्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। ये महज थ्योरेटिकल है, नॉट प्रैक्टिकल। क्यों? आप खुद सोचो कि आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक बार में फेच करके ले आए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, पर उनमें से एक ही को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा, बचे हुए क्यों लेके आए? वो ऐसे ही रह गए। चलो मान लो रखे रह गए, अगली बार फिर और मल्टीपल लेके आ गए। तो मान लो आपने 4 इंस्ट्रक्शन एक साथ फेच किए, एक को एग्जीक्यूशन में भेजा, ये एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ेगा तब तक आप और 4 ले आए, तो पिछली बार के 3 बचे थे, अब और 4 ले आए अगली बार में, तो टोटल 7 पेंडिंग है। जब इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा उन 7 में से कोई एक एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, पर तब तक और फिर आप 4 ऐसे फेच करते जाओगे। क्या मतलब? क्या मतलब है कि आप इंस्ट्रक्शन फेच करते ही जाओ बट एग्जीक्यूशन कर ही ना पाओ। ये तो गेट एस्पिरेंट की स्टोरी नहीं हो गई कि यहां से नोट्स भी आ गए, यहां से इतने सारे लेक्चर भी आ गए, फेच करते जाओ लेक्चर, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, पेंडिंग हो गया। महज थ्योरेटिकल ही रह गया कि गेट प्रिपरेशन थ्योरेटिकल होगी कि हम यहां से भी लेक्चर देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, ये नोट्स भी सर से मांग लेंगे, ये डीपीपी भी सॉल्व कर लेंगे, ये PYQ भी सॉल्व कर लेंगे, और ये वीकली भी दे देंगे, और उसमें हम मार्क्स भी पूरे पूरे लेके आएंगे। है ना? तो ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अगर फेच होंगे एट ए टाइम, अगर एक ही एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होने में जितना भी टाइम लेगा उतने टाइम में और आप इंस्ट्रक्शन फेच करके लाओगे और ज्यादा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पहले ही आप फेच करके लाए, वो पेंडिंग में है, एग्जीक्यूशन में गया नहीं, और भी और फेच करके ले आए, क्या करोगे उनका? वेस्टेज ऑफ द फेच साइकिल, ऑफ कोर्स। तो ये बस थ्योरेटिकल है, इस पे कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनता है। फिर आता है MIMD, एक बार में आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फेच करोगे और मल्टीपल ही एग्जीक्यूशन में डालोगे।
आप इसको समझ सकते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मल्टीपल पाइपलाइंस लगी हुई है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मल्टीपल पाइपलाइन लगी है, जिसे आप कहते हैं सुपर स्केलर कंप्यूटर्स, जिसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है। अब आप सुनिए जरा कि जब हम आईआईएससी में एंटर होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम का कोर्स पढ़ते हैं, तो हमारी शुरुआत होती है यहां से कि सबसे पहले टीचर आते हैं और बोलते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा टीचिंग का या इस पर्टिकुलर कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो टीचर ने बताया कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक रिसर्च पेपर पढ़ने से। मैं बेसिक आइडिया आपको रिसर्च पेपर के बारे में इस सेशन में दूंगा, फिर रिसर्च पेपर आपको दूंगा, आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद अगले सेशन में जब हम मिलेंगे, अगले 2 या 3 सेशन में उसकी एनालिसिस करेंगे। ऐसे हर एक 3 सेशन में एक एक रिसर्च पेपर हमने एनालिसिस किया। टोटल 10 रिसर्च पेपर हमने पढ़े। 10 रिसर्च पेपर का पूरा सार, पूरा निचोड़ एक रिसर्च पेपर में था, जो कि सर ने खुद लिखा था, एक्सेप्ट हुआ था, पब्लिश होना बचा था, मतलब उन्हें जाके और प्रेजेंट करना बचा था, उन्हीं टीचर का था, जो पिछले 10 पेपर्स का क्या था, साइटेशन था जिनमें, मतलब कि एक ऐसा पेपर जो कि पिछले 10 पेपर पे बेस्ड है। वो पेपर फिर हमारा फाइनल ईयर का, मतलब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम का बेस बना, कि उस पर्टिकुलर पेपर से हमारे फिर फाइनल एग्जाम में क्या आए, मार्क्स आए। पर हमने शुरुआत की थी यहां से। R10000 करके एक सबसे पहला सुपर स्केलर कंप्यूटर आया था, जिसका आर्किटेक्चर जो बताया गया था, उसका हमारा पहला रिसर्च पेपर हमने पढ़ा था। MIMD मल्टीपल प्रोसेसर नहीं बेटा, MIMD जो है मल्टीपल प्रोसेसर को भी है, और वो हर एक प्रोसेसर पाइपलाइन भी है। आप समझ लीजिए, एक ही प्रोसेसर में आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें कि मल्टीपल पाइपलाइन लगी हुई है। एक ही सीपीयू इतना पावरफुल है कि उसमें मल्टीपल पाइपलाइंस लगी हैं। साइंटिस्ट प्रोफेसर, ऑफ कोर्स IISc बैंगलोर इज समथिंग लाइक दिस ओनली। चलिए, तो ये 4 टाइप के कंप्यूटर्स हमने देखे, बस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, पाइपलाइन प्रोसेसिंग देखते हैं। अभी पाइपलाइन प्रोसेसिंग हर कहीं नहीं लगेगी। कोई भी ये पैरेलल प्रोसेसिंग की जो भी टाइप है, इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको मैंने कहा, एक टॉपिक पढ़ा दिया कैश मैपिंग, क्या कोई भी गेट का क्वेश्चन आएगा तो आप वही कैश मैपिंग वाला ही कंसेप्ट लगाओगे या नहीं? कोई भी गेट में क्वेश्चन आया, किसी भी टॉपिक से आया, आप मैपिंग का ही कंसेप्ट उस क्वेश्चन में लगाओगे, यस और नो? ऑफ कोर्स नो। क्यों? जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही तो आप क्या करोगे, कंसेप्ट अप्लाई करोगे। सेम चीज है, पाइपलाइनिंग भी आप हर कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते कि जहां हमें पैरेलल वर्क चाहिए पाइपलाइनिंग लगा दी। पाइपलाइनिंग का एक बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है कि आप पाइपलाइनिंग या पाइपलाइन प्रोसेसिंग को वहां पे लगाएंगे जहां पे आपको एक जैसी प्रोसेस बार बार करनी है अलग अलग इनपुट पे। सुनिएगा जरा दोबारा, पाइपलाइनिंग इज यूजफुल एंड एप्लीकेबल वहीं पे जहां पे एक जैसी प्रोसेस, एक जैसी मेथड आपको बार 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 अगर करनी है, किसके लिए? अलग अलग इनपुट के लिए, अलग अलग इनपुट के लिए, है ना। तो अब ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पाइपलाइन प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइपलाइनिंग लगानी है, उस प्रॉब्लम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब सेम प्रोसेसिंग, वही की वही प्रोसेसिंग इज अप्लाइड ओवर मल्टीपल इनपुट्स। एग्जाम्पल बताऊं, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि कार जो है वो असेंबल होती है कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में जाके? कार जब बनती है तो कार के अलग अलग ऑटो पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। हो सकता है बाहर की कंट्री से आए या इंडिया में ही कहीं पे बने, पर मैन्युफैक्चर होते हैं अलग अलग जगह पे, और वो एक असेंबली स्टेशन पे आके और इकट्ठे करते हैं उन सारे ऑटो पार्ट्स को। फिर कार जो है वो असेंबल होती है। कैसे असेंबल होती है? तो देखो, हर एक पर्टिकुलर कार की असेंबली का एक कुछ ऐसा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले तो यहां पे व्हील बेस,
आता है एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसे आप कर्ब भी कहते हैं, कार का बेसिक बेस है ना। ये बेस पे फिर कहीं ना कहीं इंजन फिट किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये सीक्वेंस क्या है, पर मान लो ये वाला स्टेशन ऐसा है जहां पे इंजन फिट किया जाता है। जैसे ही एक कार में इंजन फिट हो गया तो फिर ये वाली कार आगे बढ़ेगी, और जैसे ही ये कार आगे बढ़ी, इस पर्टिकुलर कार में इंजन के बाद में इसकी, ये इंजन फिट हो गया, इसकी बॉडी बनाई गई, इसकी बॉडी फिट की गई। अब जैसे ही पहली वाली कार आगे बढ़ी कि यहां इस स्टेशन पे सारी की सारी बॉडीज रखी हैं, अगली वाली कार की बॉडी यहां रख दी, फिर आता है यही वाला स्टेशन, अगली वाली कार यहां पहुंचेगी, अगली वाली कार में इंजन डाल दिया जाएगा, फिर ये वाली कार आगे बढ़ेगी। ये वाली कार जैसे ही आगे बढ़ी, इसमें बॉडी लग गई थी, हाँ जी बॉडी लग गई थी, इंजन लग गया था, मान लो व्हील लगा दिए गए। तो जैसे ही कार ये वाली आगे बढ़ी, ये वाली कार दूसरी यहां पे पहुंची, ये वाली कार पे बॉडी लग गई, और तीसरी कार यहां पे पहुंची, और तीसरी कार जो है उसमें इंजन लग गया। ऐसा हमें हर एक कार के लिए करना है। क्या करना है, पहले इंजन लगाना है, फिर बॉडी लगानी है, व्हील लगाना है, इंटीरियर करना है, एंड देन बाहर, गाड़ी बाहर। ऐसे आपको हर एक कार के लिए करना है। प्रोसेस सेम टू सेम है जी हाँ। असेंबली मतलब जितने भी पार्ट्स हमने इकट्ठे किए हैं सब एक 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 करके कलेक्ट होके और असेंबल किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ताकि कार पूरी एकदम बढ़िया चकाचक बन जाए। तो ये असेंबली की प्रोसेस एक ही है। और कार कितनी, मुझे लेट्स से 1000 कार, 1000 कार्स मैन्युफैक्चर करनी है, हमारे पास 1000 कार्स का क्या आया है, ऑर्डर आया है, तो 1000 कार्स मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोसेस तो एक जैसी रहेगी जी हाँ। तो प्रोसेस सेम टू सेम है, बट इनपुट है हमारे पास 1000 कार। तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइप लाइनिंग लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि जो पाइपलाइनिंग है उसमें हमारे पास अगर एक सिंगल प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, वही वही प्रोसेस रिपीट करनी है ओवर मल्टीपल इनपुट्स, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, पाइपलाइन प्रोसेसिंग या पाइपलाइनिंग लगा सकते हो। ठीक है, अब पाइपलाइनिंग में हम करते क्या है, पाइपलाइनिंग में हम, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, सारी चीजें मैं एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर करूंगा और बड़े इंटरेस्टिंगली आपके दिमाग में बिठा दूंगा। ठीक है, उसको फिर रिटेन करने का काम आपका है रिवीजन के साथ, बट आपको समझ में जरूर आएगा। तो हम पाइपलाइन प्रोसेसिंग में करते क्या है, जो हमारी एक प्रोसेस है, जो हमें सेम प्रोसेस जिसको हमें बार बार करना है, उस पूरी प्रोसेस को हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कार असेंबली है, कार असेंबली की जितनी भी प्रोसेस थी यहां से लेके यहां तक की, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया कि पहले टुकड़े में ये काम होगा, दूसरे में ये, फिर तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये, ऐसे। तो हम पाइपलाइनिंग लगाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको हम डिकम्पोज करते हैं छोटे छोटे सब ऑपरेशंस में। और वो सब ऑपरेशंस जो हैं ऐसे होते हैं कि हर एक सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक इंडिविजुअल यूनिट या हार्डवेयर होता है, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है उसमें जो हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसिंग थी जिसे हमें बार बार करनी है, पूरी प्रोसेस को हम डिकम्पोज करते हैं। सीक्वेंशियल प्रोसेस थी जिसको किसमें, सब ऑपरेशंस में, और हर एक सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास आते हैं सेगमेंट्स। क्या आते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट्स को हम स्टेजेस भी कहते हैं, पाइपलाइन सेगमेंट या पाइपलाइन स्टेजेस। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू एक एक चीज जो है क्लियर हो जाती है। मान लो कि आप सब लोग जो है अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हैं, सैड हैं, दुखी हैं कि हमें जॉब नहीं करनी है, हमें बिजनेस करना है। अब वो भी हो सकता है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है काम सही से मिल नहीं पा रहा है, या अच्छा काम नहीं मिल रहा है। जो भी रीजन है, आप अपने काम से खुश नहीं है, आपको बिजनेस ओपन करना है। कहीं से आपको आइडिया आया कि हम क्या करेंगे, हम मार्केट से अलग अलग टाइप का कपड़ा जो है वो खरीद के लाएंगे, और फिर उस कपड़े की शर्ट्स मैन्युफैक्चर करा के अलग अलग साइज की, और वो शर्ट जो है हम मार्केट में सेल करेंगे। तो आपने एक छोटा सा बिजनेस ओपन किया शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। अब शुरुआत में तो ज्यादा पैसे थे नहीं, तो आपने सिर्फ एक पर्सन हायर किया, सिर्फ एक पर्सन हायर किया। वो क्या है, वो जो पर्सन है वो शर्ट बनाता है, तो आपने उसको कपड़ा दिया,
वो आपको शर्ट बना के दे देगा। अब उस शर्ट को बनाने में बहुत सारी एक पूरी सीक्वेंशियल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पहले वो कपड़ा उठाएगा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेगा, फिर स्टिचिंग करेगा, सिलना जिसे कहते हैं, फिर उस पर्टिकुलर शर्ट की बटनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा उसकी फिनिशिंग करेगा, फिर लास्ट में उसको आयन करके और पैक कर देगा। तो ऐसे करके शर्ट रेडी हो जाएगी पैकिंग के साथ में, टैग वैग लगाना है सब कुछ कर देगा, है ना। ये हो गई आपकी शर्ट बन गई। अब देखो होता क्या है, ये पूरी एक प्रोसेस आपने एक पर्सन को हायर करके और चालू कर दी। अब वो पर्सन जो है एक शर्ट बनाने के लिए अज्यूम करो कि 40 मिनट लेता है, वो बहुत कम टाइम है बट अज्यूम करो कि 40 मिनट में एक पूरी शर्ट बना देता है। जैसे ही वो कपड़ा उठाता है वहां से लेके 40 मिनट में पूरी शर्ट बना देता है। अब मान लो कि वो जो पर्सन है दिन भर में 480 मिनट्स, चलो 400 मिनट्स ही मान लो, 400 मिनट्स काम करता है, 400 मिनट दिन भर के काम करता है वो। 400 मिनट में 10 शर्ट बना पाएगा, एक शर्ट को 40 मिनट, 400 मिनट में 10 शर्ट वो बना सकता है। अब आपको लगा यार कि 10 शर्ट जो है बनाना इतने में तो बिजनेस आएगा नहीं, 10 शर्ट में बेचने जाऊंगा, एक शर्ट पे 100 रुपया मुझे प्रॉफिट आएगा, 1000 रुपीज पर डे का बस प्रॉफिट है। अगर सबके सब बिक गई तो मजा नहीं आएगा। फिर एक दिन आपके पास जो है एक कॉन्ट्रैक्ट आता है कि एक पर्टिकुलर शॉपकीपर है, वो चाहता है कि आप उनको शर्ट्स बना के और दें, और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ऑलरेडी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है भैया, ले जाओ और आपको इतने इतने शर्ट्स जो है बना के देने हैं। अब डेडलाइन भी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस चक्कर में आपको जो है जल्दी जल्दी शर्ट्स बनानी पड़ेंगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने सोचा कि यार एक पर्सन से एक दिन में खाली 10 शर्ट बन रही हैं, महीने भर में मुझे इतनी सारी शर्ट देनी है तो उससे काम चलेगा नहीं। महीने भर में मैक्सिमम 300 शर्ट्स में बनवा पाऊंगा इससे, एक पर्सन से ज्यादा लोग हायर करते हैं। पर इस बार आपने ना थोड़ा दिमाग लगाया, ज्यादा लोग आपने जब हायर किए तो एक लेवल के हायर नहीं किए कि एक एक पर्सन एक एक शर्ट बनाए, ऐसा हायर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो सारा काम कर सकता है, पैसे बहुत लेगा। सोचो, ये एक आइडिया है कि एक ऐसा पर्सन जो सब काम कर सकता है ना, वो पैसे बहुत लेता है। तो अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आपको बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इतना कि आपको कोई भी काम दे आप कर दो। तो आप 4 ऐसे पर्सन जो सारा काम कर दे, कटिंग भी कर दें, स्टिचिंग भी कर दें, फिनिशिंग भी कर दें, पैकिंग कर दें, सब काम कर दें, वो महंगा पड़ जाएगा। तो फिर आपने सोचा कि काम करते हैं, हम 2 मास्टर रखते हैं, एक कटिंग वाला मास्टर, जो कटिंग मतलब ये हेयर कट वाला नहीं है, क्लॉथ की कटिंग करेगा, और दूसरा स्टिचिंग वाला मास्टर। यही 2 मेन इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इनके लिए 2 मास्टर रखते हैं। बाकी के 2 काम करने के लिए हम 2 नॉर्मल बंदे जिनमें ज्यादा स्किल्स नहीं है फिर भी उनको सिखा देंगे और कम पैसे में काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्किल का एक पर्सन हायर कर लिया, एक पर्सन जो सिर्फ क्लॉथ कट करेगा, दूसरा पर्सन जो सिर्फ स्टिचिंग करेगा, तीसरा पर्सन जो सिर्फ बटन लगा के और पूरी शर्ट को फिनिश करेगा, और चौथा पर्सन जो टैग लगा के और पैक करके शर्ट को और रेडी कर देगा। ऐसे 4 अलग अलग लोग आपने हायर किए और उनको बोला कि चारों एक साथ काम करो। उनको बोलो कि चारों के चारों जो है अलग एक साथ काम करो, है ना। तो अब होगा क्या कि अगर वो चारों एक साथ काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जरा। तो हमारे पास 4 अलग अलग लोग हैं, शर्ट मेकिंग चल रही है। निशु कुमार जी, जिस तरीके से तुम्हारे कमेंट्स आती हैं, सीख लो बेटा, किसी न किसी दिन काम आएगा, यही करना है अपने। जिस तरीके से तुम भटकते हो यहां वहां, सही बात है, यही करना है अपने। जॉब वॉब नहीं लग रही अपनी, गेट वेट नहीं निकल रहा बाबू अपना। चल, शर्ट मेकिंग हमें करनी है। हमने 4 अलग अलग लोग हायर किए, एक जो कट करता है शर्ट को, दूसरा जो कि स्टिच करता है, तीसरा जो फिनिश करता है शर्ट को बटनिंग एंड ऑल लगा के, और चौथा जो पैक करता है। अब अज्यूम करो कि सारे के सारे जो 4 पर्सन हैं अपना अपना काम करने में 10-10 मिनट लेते हैं। तो हमारा जो एक्सपर्ट था वो भी तो ये कर रहा था ना, 10 मिनट कटिंग के लिए, 10 मिनट स्टिचिंग के लिए, 10 मिनट फिनिशिंग के लिए, 10 मिनट पैकिंग के लिए, 40 मिनट में हमारी एक शर्ट रेडी हो रही थी। अब क्या, अब यहां पे देखिए जरा कि हमारे पास हर एक जो पर्सन है
वो 10-10 मिनट में अपना टास्क पूरा करता है इंडिविजुअल। अब जैसे ही दुकान खुली, आपका फैक्ट्री ओपन हुआ आज सवेरे का, आज दिन शुरू हुआ, सबसे पहले चारों के चारों आए। सबसे पहले ये जो पर्सन है जो कट करता है शर्ट को, इसने उठाई शर्ट नंबर 1 और चालू कर दिया कटिंग का काम। तो 10 मिनट जब आपके पूरे हो जाएंगे तब शर्ट नंबर 1 कट होके रेडी हो जाएगी। ये तीन क्या करेंगे? ये तीन चाय पिएंगे। ऐसे ही देखा है हमने दुकानों पे और यहां वहां, जैसे ही वो दुकान खोलते हैं सबसे पहले चाय में लग जाते हैं, है ना। फिर क्या? फिर ये है सेकेंड चीज। 10 मिनट पूरे हो गए, पहली शर्ट कट हो गई। अब जैसे ही पहली शर्ट कट होके आई तो ये भाई साहब जो स्टिचिंग का काम करते हैं उनको काम मिल जाएगा। यस सर, उनको काम मिल जाएगा। अब ये स्टिचिंग करना चालू कर देंगे। तो 10 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं, 10 मिनट के बाद में स्टिचिंग वाले पर्सन को काम मिल गया, ये पहली वाली शर्ट उठा लेगा। पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो स्टिचिंग वाला पर्सन है, जैसे ही पहली वाली शर्ट को स्टिच करना शुरू करेगा तो क्या ये पर्सन फ्री बैठेगा? नहीं। तो जैसे ही सेकंड वाला हमारा टास्क चालू होगा 10 से लेके 20 मिनट तक, तो जब ये पर्सन स्टिचिंग कर रहा होगा पहली वाली शर्ट पे, तो ये जो पर्सन है उसी टाइम पर पैरेलली साइमल्टेनियसली सेकेंड वाली शर्ट को कट कर रहा होगा। इसका 10 मिनट, इसका 10 मिनट, दोनों अपने अपने 10 मिनट में पूरा का पूरा काम फिनिश कर लेंगे। जैसे ही पूरे 20 मिनट फिनिश हुए, 20 मिनट फिनिश हुए, 20 मिनट में सेकेंड वाला पर्सन जो स्टिचिंग कर देगा पहली वाली शर्ट पे, और ये जो है कट कर देगा सेकेंड वाली शर्ट को। हुआ पैरेलल काम दोनों का? जी हां। अगली वाली साइकिल चालू होगी, मतलब 20 मिनट के बाद में 20 से लेके 30, 20 से लेके 30 मिनट में क्या होगा, ये जो पर्सन है अपना फिनिशिंग करेगा। इस शर्ट नंबर 1 को फिनिशिंग करना चालू कर देगा 20 मिनट्स ऑनवर्ड्स। जी हां, 30 मिनट खत्म होते से ही इसकी फिनिशिंग खत्म हो जाएगी। बट इंटरेस्टिंगली जब ये फिनिश कर रहा है पहली वाली शर्ट को, तो ये क्या करेगा, ये जो भाई साहब हैं ये शर्ट नंबर 2 को स्टिच करेंगे और कटिंग वाला पर्सन जो है शर्ट नंबर 3 को कट करेगा। इतना समझ में आया? अभी आगे नेक्स्ट क्या होगा, अगली वाली साइकिल जब 30 मिनट पूरे हो जाएंगे, शर्ट नंबर 1 फिनिश होके रेडी है, ये पर्सन जो है इसका काम आएगा, ये अपना शर्ट जो है पैकिंग करना चालू कर देगा। किसकी? शर्ट नंबर 1 की। जब ये शर्ट नंबर 1 पैक करेगा अगले 10 मिनट में, ये फिनिशिंग वाला पर्सन शर्ट नंबर 2 को उठा लेगा क्योंकि ये रेडी है यहां से। ये जो पर्सन है कटिंग करने वाला, ये इसने कट करके रेडी कर दिए शर्ट नंबर 3, ये शर्ट नंबर 3 को स्टिच करेगा और कटिंग करने वाला पर्सन शर्ट नंबर 4 को क्या करेगा, शर्ट नंबर 4 को कट करना चालू कर देगा। और ये कब होगा? 40 मिनट के एंड में ये सारे टास्क फिनिश हो जाएंगे। 30 मिनट ऑनवर्ड्स ये काम चलेंगे। 40 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं, शर्ट नंबर 4 कट होके रेडी है, शर्ट नंबर 3 स्टिच होके रेडी है, शर्ट नंबर 2 फिनिश होके रेडी है, शर्ट नंबर 1 पैकिंग होके रेडी है, फिनिश। पहली वाली शर्ट जो है वो मिल गई। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू होते जाएंगे। आप देखो कि पहले 10 मिनट में सिर्फ कट करने वाला पर्सन ही बिजी था, फिर 10 मिनट के बाद में 20 मिनट तक सिर्फ फर्स्ट 2% बिजी थे, फिर 30 मिनट तक 3% बिजी हुए, 40 मिनट 30 मिनट के बाद में चारों के चारों पर्सन अब बिजी हैं और चारों अपना अपना इंडिविजुअल टास्क कर रहे हैं। जी हाँ, ये पैकिंग कर रहा है शर्ट नंबर 1 पे, ये फिनिशिंग कर रहा है शर्ट नंबर 2 पे, ये स्टिचिंग कर रहा है शर्ट नंबर 3 पे, ये कटिंग कर रहा है शर्ट नंबर 4 पे। अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर साइकिल में क्या होगा, अगली बार 40 मिनट होने के बाद में 50 मिनट तक पैकिंग करने वाला पर्सन शर्ट नंबर 2 को पैक करेगा, फिनिशिंग करने वाला पर्सन शर्ट नंबर 3 को आगे लेके जाएगा फिनिशिंग में, स्टिचिंग करने वाले को शर्ट नंबर 4 मिल जाएगी, कटिंग करने वाले को शर्ट नंबर 5 मिल जाएगी, और 50 मिनट खत्म होते ही ये पूरा अपना अपना इंडिविजुअल टास्क फिनिश कर लेंगे। फिर अगले और 10 मिनट में क्या होगा, शर्ट नंबर 3 पैक होके रेडी हो जाएगी, शर्ट नंबर 4 फिनिश होके रेडी हो जाएगी, शर्ट नंबर 5 स्टिच होके रेडी हो जाएगी, शर्ट नंबर 6
कट होके रेडी हो जाएगी। फिर नंबर 4 पैक होके रेडी, नंबर 5 फिनिश होके रेडी, नंबर 6 स्टिच होके रेडी, एंड दैट्स इट। मान लो हमें 6 शर्ट्स ही बनानी थी अभी, अज्यूम करो, तो 60 मिनट पे ये काम होगा, 70 मिनट पर ये काम होगा, 80 मिनट पर क्या होगा, 80 मिनट के एंड में हमें शर्ट नंबर 5 रेडी होके मिल जाएगी, शर्ट नंबर 6 यहां आ जाएगी, और कोई नया इनपुट हमने दिया नहीं। 90 मिनट पे हमारे पास शर्ट नंबर 6 यहां से फिनिश होके रेडी हो जाएगा। ये है पाइप लाइनिंग, बेसिक पाइप लाइनिंग है। ये एग्जाम्पल था एकदम नॉर्मल सा हमारी जिंदगी से शर्ट मेकिंग का, ठीक है। अब इसी चीज को आप पाइप से समझो। पाइप होता क्या है, पाइप लाइनिंग क्यों दिया गया इसका नाम। आप लोगों ने कभी वाटर पाइप यूज किया है प्लांट में पानी डालने के लिए, या बकेट फिल करने के लिए, या कभी भी यूज किया है कभी? कभी भी क्या आपने पाइप यूज किया है प्लांट में पानी डालने के लिए, बकेट भरने के लिए, या कुछ भी? तो मान लो आप एक दिन अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जहां भी जाते हो आप रेगुलरली, जिधर भी जाते हो, जिधर भटकने जाते हो, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक अच्छा मूवी का डायलॉग याद आ गया। एक मूवी में एक कैरेक्टर बोलता है एक बड़े हीरो को, क्या मैं अपनी बेइज्जती कराने आया हूँ? तो हीरो उसको रिप्लाई करता है, अच्छा तो फिर आमतौर पर आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए किधर जाते हो? तो आप जहाँ भी जाते हो अपनी जो भी करवाने के लिए, जिस तरीके की बेइज्जती आप जिधर भी करवाने जाते हो, वहां से वापस आ रहे हो स्कूल से, कॉलेज से, मैं मजे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब तक आप लोग कुछ अच्छा कर नहीं दिखाओगे ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा दुनिया में। चाहे कितने ही अच्छे परसेंटेज बना लो, जब तक अच्छी जॉब लग के पैसा नहीं कमाओगे ना, रिस्पेक्ट नहीं मिलती बॉस, इस दुनिया में तो 100% नहीं मिलती। चाहे वो आपके पड़ोसी हो या आपके पेरेंट्स भी हो, वो तभी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अच्छा करियर बना लोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लाइफ जो है वो बिना करियर के नहीं चलेगी। आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, बाकी सब लोग आपको खींचना चाहते हैं नीचे, पर दोनों का इंटेंशन एक है, जब तक करियर ना मिलेगा इज्जत तो नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। चलो अभी सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, कि मान लो आप अपने स्कूल कॉलेज से वापस आते हो, मम्मी ने आपको बोला कि चल ये पौधों को, प्लांट्स को पानी दे दो बाहर जो गार्डन में है उनको। अब आपको ऑफ कोर्स ये बहुत बोरिंग लगता है, बकेट लेके जाओ, टैप ओपन करो, फिल करो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, समथिंग कुछ इशू है मेरे एंड पे, 1 मिनट रुकिए बस। एवरीथिंग इज फाइन आई गेस। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आप वापस आते हो, बकेट फिल करना थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता है कि यार बकेट लाओ, बाल्टी लाओ, टैप ओपन करो, बाल्टी भरेगी, तब तक फ़ोन चलाओ, फिर बाल्टी उठा के ले जाओ, पानी डालो, उठाने में हाथ दुखेगा। पाइप लगा लो, आसान है ना। पाइप जब तक प्लांट में पानी जाता रहेगा, फ़ोन चलाते रहेंगे, बकेट उठाने का टेंशन नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो है आते हैं, जो टैप है, इस टाइप का एक टैप होता है यहाँ पे, ये इस टैप पे आप अपना पाइप जो है फिट करते हैं और पाइप को लेके जाते हैं प्लांट्स तक।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही आपने ये टैप जो है टर्न कर दिया, ऑन कर दिया, क्या तुरंत आपको यहां से पानी मिलेगा? तुरंत क्या आपको पानी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इस पाइप से बाहर? नहीं। क्यों तुरंत नहीं मिलेगा? कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि ये पाइप जो है पूरा पानी से यहां तक भर ना जाए, तब तक पानी आपको बाहर नहीं मिलेगा। तब तक पानी बाहर नहीं मिलेगा। जी हां। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि जैसे ही मान लो आपने टैप ओपन किया, तो टैप ओपन करने में क्या हुआ, अज्यूम करो कि 10 मिली सेकेंड्स, बहुत छोटा टाइम है बट अज्यूम करो 10 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है कि पाइप का इतना पोर्शन पानी से भर जाए। 10 मिली सेकेंड में इतना भरा। फिर जितना यहां पे पानी आया है, बस ये पहले पोर्शन में आपके पानी आ गया। फिर क्या, अगले 10 मिली सेकेंड में ये वाला पानी जो है यहां पहुंचेगा और नया वाला वाटर इनपुट में यहां आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। फिर 30 मिली सेकेंड में पहला वाला जो पानी था सबसे पहले जो आया था वो यहां पहुंचा, दूसरा वाला यहां, और तीसरे में नया पानी आ गया, नया वाटर आ गया। एंड देन फोर्थ साइकिल के एंड पे या फोर्थ 14 मिली सेकेंड के एंड पे आपको क्या मिलेगा, पानी जो है यहां तक पहुंचते हुए मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड टाइम पानी आया था वो यहां पहुंचेगा, थर्ड टाइम पानी आया था वो यहां पहुंचेगा, फोर्थ में एक नया पानी आ जाएगा, विच इज व्हाट हियर वी आर हैविंग कंटिन्यूअस फ्लो। यस, आप देखिएगा जैसे ही आपने अपनी फैक्ट्री या जो कारखाना या जो शर्ट मेकिंग है उस दिन के लिए स्टार्ट की, तो क्या तुरंत आपको 10 मिनट में या पहले मिनट में ही क्या कोई शर्ट रेडी होके पैक होके मिली? कुछ नहीं मिला। पहली बार में आपको यहां पे शर्ट पैक करके नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेसिंग में है। फिर अगली बार में मिली, नहीं मिली। तीसरी बार में मिली, नहीं मिली। भैया पूरा पाइप तो भरने दो। जब पूरा पाइप भरेगा तो फिर पानी बाहर आएगा। मतलब कि शुरुआत में आपके कुछ टाइम तो ऐसे ही चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस पाइप को फिल करने के लिए। उसके बाद आपका पहला आउटपुट आपको मिलेगा, पैक होके पहली शर्ट मिल जाएगी थोड़े देर के बाद। जब आपको पहली बार यहां से पानी बाहर आते हुए दिखा, उसके बाद पानी का फ्लो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस आता रहेगा, रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक कि आप इसको टैप को बंद ना कर दो। अभी आएंगे, देखो 2-4 लोग आएंगे, सर टंकी में पानी खत्म हो गया तो? टंकी में पानी अगर खत्म हो गया तो मेरे सरकाज़म खत्म नहीं होने वाले, है ना? तो अज्यूम करो टंकी में पानी खत्म नहीं हो रहा है ना, तो यहां पे अगर आप कंटिन्यूअसली वाटर देते जाएंगे तो यहां से फ्लो बाहर निकलते जाएगा। एक बार अगर पूरा पाइप फिल हो गया तो आप देख सकते हो जैसे ही पहली शर्ट पैक हो गई, उसके बाद हर स्टेप में एक एक शर्ट आपको रेडी मिल रही है कि आपको 40 मिनट के एंड पे एक शर्ट मिली, उसके बाद हर 10 मिनट में एक एक शर्ट आपको मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। तो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट कंटिन्यूअसली फ्लो के साथ मिलता रहेगा जब तक आप इनपुट देते रहेंगे। यहां आपने इनपुट बंद किया, जो भी पानी आपके पास पाइप में था वो बाहर निकला, एंड दैट्स इट, डन। मेरी सोसाइटी में नहीं है बेटा पानी खत्म, है अच्छी सोसाइटी में रहोगे, पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, पानी मिल रहा है ना? तो अब देखो, हमने यहां से जो ऑब्जर्व किया वो एक तो ये ऑब्जर्व किया कि शुरुआत में बहुत देर तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है, पर जैसे ही पहला आउटपुट मिला पाइप से, उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको आउटपुट मिलते रहेंगे जब तक कि आप इनपुट रोको ना, इनपुट को क्लोज ना करो। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने यहां किया था वो क्या किया, हमने ये किया, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को 4 सब ऑपरेशंस में डिवाइड किया। पहला सब ऑपरेशन था कटिंग, दूसरा स्टिचिंग, तीसरा फिनिशिंग एंड चौथा पैकिंग। ये 4 सब ऑपरेशन में डिवाइड किया, विच इज नथिंग बट हमने एक जो सीक्वेंशियल प्रोसेस थी शर्ट मेकिंग की, कटिंग से लेके पैकिंग तक, उसको हमने सब ऑपरेशन में डिवाइड किया। और हर एक सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सेगमेंट, मतलब एक पर्सन अलग से लगाया, एक एक्सपर्ट अलग से लगाया हमारी फैक्ट्री में। तो 4 अलग अलग एक्सपर्ट लगाए। यस, 4 सेगमेंट थे हमारे इस एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, चलो अभी ये बताइए कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितनी शर्ट रेडी की है?
6 शर्ट रेडी की है। कितनी शर्ट रेडी की है? 6। ओहो, मैं ये लेके आया था, मैंने ऐसे ही बना दिया यहां पे, कोई बात नहीं। 6 शर्ट रेडी की है मैंने। अगर 6 शर्ट रेडी की है, 6 शर्ट को रेडी करने में मुझे टाइम कितना लगा यहाँ पे? 90 मिनट्स। कितना लगा? 90 मिनट्स। अब आप मुझे थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताओ कि अगर मैं ये ऐसा अलग अलग 4 लोग हायर नहीं करता, सिर्फ एक ही पर्सन होता जो पूरा शर्ट बनाता एक बार में 40 मिनट में, तो बताइए 6 शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता? अगर एक शर्ट के लिए 40 मिनट्स लगते हैं तो 1 शर्ट के लिए अगर 40 मिनट लगते, तो फिर आपको 6 शर्ट के लिए कितना मिनट लगता? 40 इंटू 6 कितना हो जाता? 240 मिनट्स। आप देख सकते हो 240 मिनट का काम हमने 4 लोगों ने मिलकर सिर्फ 90 मिनट में कर दिया। तो क्या हमारे पास यहां पे पैरेलली काम हुआ? जी हां, आप देख सकते हो पैरेलली काम हो रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे चारों के चारों एक्सपर्ट बिजी हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पर चारों एक साथ काम कर रहे हैं, इस पे चारों एक साथ काम कर रहे हैं, यहाँ 3 एक साथ, यहाँ 2 एक साथ, यहाँ पे 2 एक साथ, यहाँ 3 एक साथ। पैरेलल तो काम हो रहा है सर जी, बिल्कुल हो रहा है पैरेलल। ठीक है, बेसिक आइडिया पैरेलल का समझ में आया? क्या बेसिक आइडिया पैरेलल प्रोसेसिंग का या पाइपलाइनिंग का समझ में आया? जो मैंने अभी तक समझाया आपको, बस उतना ही। क्या समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो हम पहले यहां पे एक डेफिनेशन समझेंगे, वो है पाइपलाइन का साइकिल का टाइम। पाइपलाइन साइकिल टाइम क्या है? देखो, ये जो मैंने 10-10 मिनट का एक स्टेप लिखा है, वो है पाइपलाइन की साइकिल। 10-10 मिनट की जो मैंने ये स्टेप लिखी है ना, वो है पाइपलाइन की साइकिल्स। अब ये एक्चुअल में है क्या? ये ऐसा है कि हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर मिनिमम से मिनिमम टाइम डिसाइड करना है। एक ऐसा मिनिमम से मिनिमम टाइम डिसाइड करना है जो कि फिक्स हो, और उसमें ये वाली टास्क भी हो जाए, ये वाली टास्क भी हो जाए, ये वाली टास्क भी हो जाए, ये वाली टास्क भी हो जाए। हमेशा एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम फिक्स कर लो जिसमें कि सारे के सारे सेगमेंट जो है अपना अपना काम फिनिश कर लें। बस इतना मुझे टाइम चाहिए। वो क्या होगा? पाइपलाइन का साइकिल टाइम। तो मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम in which all segments can finish their respective sub-operation। एक ऐसा टाइम फिक्स कर लो, छोटे से छोटा टाइम, जिसमें कि सारे सेगमेंट अपना अपना काम फिनिश कर ले। अब देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो अभी के लिए सारे जो 4 अलग अलग हमारे एक्सपर्ट हैं, चारों अपना अपना काम करने के लिए 10-10 मिनट लेते हैं। इसको भी 10 मिनट लगते हैं, इसको भी 10 मिनट लगते हैं, इसको भी 10 मिनट्स, और इसको भी 10 मिनट्स। तो हमारी एक साइकिल जो होगी, मैं बोलूंगा सर 10 मिनट की साइकिल ले लो। 10 मिनट की साइकिल में चारों का काम फिनिश हो जाएगा एक साथ। अगर चारों भी एक साथ काम करेंगे तो भी 10 मिनट में हमारा चारों का काम हो जाएगा। दैट विल बी द साइकिल। अंडरस्टैंडेबल? बोलो बोलो बोलो, अंडरस्टैंडेबल? इतना तो क्लियर है। बट मान लेते हैं कि ये जो 4 अलग अलग लोग हैं, उसमें से कटिंग करने वाले पर्सन को लगते हैं 9 मिनट्स एक शर्ट को कट करने के लिए, इसको लगता है 10 मिनट्स, फिनिशिंग वाले को लगता है 8 मिनट्स, और इसको सिर्फ लगते हैं 5 मिनट। अब बताइए, सबसे छोटे से छोटा वो कौन सा टाइम है जो मैं लूं साइकिल के लिए, कि एक साइकिल हो
तब सब अपनी अपनी अगली शर्ट उठाएं। ये वाला पैकिंग के लिए अगली शर्ट उठाएगा, ये फिनिशिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए, और चारों का काम खत्म हो जाए। चारों का काम जो है वो खत्म हो जाए। क्या 5 मिनट का टाइम लेने से चारों का काम खत्म हो जाएगा कि 5 मिनट की साइकिल ले लूं? नहीं, 5 मिनट का काम नहीं हो पाएगा। 5 मिनट में चारों का काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? 5 मिनट में खाली पैकिंग इसकी हो पाएगी, पर इन तीनों का टास्क तो फिनिश नहीं होगा ना। ये तीनों का काम तो आगे बढ़ेगा। इनको 8 मिनट चाहिए, इसको 10 मिनट, इसको 9 मिनट। तो साइकिल हमारी जो है 8 मिनट की, 5 मिनट की, 9 मिनट की नहीं हो सकती, 10 मिनट की लगनी पड़ेगी कम से कम। 10 मिनट की अगर हम साइकिल लेंगे तो 10 मिनट की साइकिल में चारों के चारों पर्सन अपना अपना इंडिविजुअल काम फिनिश कर लेंगे। ये 31 कहां से आया, 32 कहां से आया बाबू? मैं कह रहा हूं साइकिल का मतलब है चारों अलग अलग पर्सन, चार अलग अलग अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। तो कितना टाइम हम लेंगे कि चारों अपना अपना टास्क फिनिश कर लें? तुषार बाबू, कैंटीन गए हो कभी? कभी कैंटीन गए हो दोस्तों के साथ? 4 दोस्त लोग कैंटीन पहुंचते हैं, चारों को अलग अलग 4 आइटम उन्होंने ऑर्डर किए। ये पर्सन ऐसा है जिसको अपना फूड खत्म करने में 9 मिनट लगते हैं, इसको 10, इसको 8, इसको 5। टोटल कितनी देर तुम लोग वहां कैंटीन में रहोगे कि चारों अपना अपना फूड फिनिश भी कर लें और वापस भी आ जाएं? इसका अगर फूड 5 मिनट में खत्म हो गया तो क्या ये क्लास चले जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। तुमको छोड़ के जाएगा नहीं, बैठा रहेगा वहां पे, चुपचाप बैठेगा तब तक जब तक कि चारों के चारों का खाना खत्म नहीं होता। आ गया? ये देखो, इंजीनियर्स का सब कुछ सोचना इधर से ही चलता है, जहां अच्छा खाना आया नहीं कि सारा कंसेप्ट दिमाग में पहुंचा नहीं। तो मैंने ये कहा कि अगर 4 अलग अलग लोग हैं, 4 अलग अलग सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट अपना अपना जो भी इंडिविजुअल टास्क कर रहे हैं, चारों को जितना टाइम लगता है अलग अलग काम करने में, उनमें से एक साइकिल टाइम डिसाइड करो कि पाइपलाइन की ये साइकिल की टाइम होगी। और वो साइकिल की टाइम हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? ताकि हमारी पाइपलाइन उतने टाइम में साइकिल में चलती रहे। तो अगर यहां पे 9 मिनट का ये टास्क है, 10 मिनट का ये, 8 का ये, 5 का ये, तो हम बोलेंगे सर 10 मिनट की साइकिल लो ताकि चारों के अपने अपने काम फिनिश हो जाएं। 10 मिनट में चारों के अपने अपने काम फिनिश हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे? यस और नो? यस। तो ये जो 10 मिनट का टाइम हमने लिया है, दैट इज द साइकिल टाइम। दैट इज द साइकिल टाइम। किसका? पाइपलाइन का। अब देखो, साइकिल टाइम 10 मिनट का रखने का मतलब क्या है? मैं यहां पे अपना टाइम हटा के और साइकिल्स लिख रहा हूं। यहां पे ये टाइम हटा के अब साइकिल लिख रहा हूं। तुमको क्लियरली एक दूसरे की पॉइंट जो है टाइम और साइकिल में क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। ये है साइकिल नंबर 1 कि टाइम 0 पे आपने शुरू किया। सबसे पहले कटिंग करने वाला पर्सन ही काम कर रहा था, पर हमने एक फिक्स टाइमिंग डिसाइड कर रखी है, 0 से लेके 10 मिनट तक एक साइकिल फिनिश। एक साइकिल में ये कटिंग करने वाले पर्सन का अपना कट काम खत्म हो गया। यस। फिर अगली साइकिल चालू हुई, 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक की दूसरी साइकिल। इस दूसरी साइकिल में और 10 मिनट में क्या हुआ? कटिंग करने वाले ने अपना कटिंग कर दिया शर्ट, अगली शर्ट को स्टिचिंग करने वाले ने स्टिचिंग कर दी। दोनों का काम 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा। जैसे ही दूसरी साइकिल फिनिश हुई तो ये तीनों एक्टिव होंगे। फिनिश वाले को अपना फिनिश करने को मिलेगा अगली शर्ट, स्टिचिंग करने वाला अगली शर्ट उठाएगा, कटिंग करने वाला अगला कपड़ा उठाएगा। और थर्ड साइकिल में जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगी, ये फिनिश करने वाला यहां से शर्ट उठाएगा, स्टिचिंग करने वाला इसका कट वाला शर्ट उठाएगा, और कट करने वाला नया इनपुट लेके और अगली शर्ट पे काम करेगा। 10 मिनट, टोटल 10 मिनट में क्या होगा? अगली एक साइकिल पूरी होगी और एक साइकिल में इन तीनों का काम फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया? एक साइकिल बना दी कि 10-10 मिनट की एक साइकिल पाइपलाइन में चलेगी। उस साइकिल में जितने भी हमारे सेगमेंट एक्टिव हैं, सब अपना अपना इंडिविजुअल जो भी सब ऑपरेशन है फिनिश कर लेंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल फिर दूंगा यहां पे कि सर मिनिमम क्यों? मिनिमम क्यों? मिनिमम इसलिए देखो कि अगर यहां पे, अरे कहां गए, अगर यहां पे सेगमेंट इसको 9 मिनट लग रहे थे, इसको 10, इसको 8, इसको 5, हम
11 मिनट की भी तो साइकिल ले सकते हैं, बिल्कुल। 11 मिनट की साइकिल अगर ली तो क्या 11 मिनट में चारों का काम फिनिश हो जाएगा अपना अपना? 11 मिनट में क्या चारों का अपना अपना इंडिविजुअल काम फिनिश हो जाएगा? यस, ले सकते हैं बिल्कुल। 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का भी साइकिल ले सकते हैं। पर उस 20 मिनट की साइकिल में हमारे पास टाइम वेस्ट है। क्यों? 15 मिनट की साइकिल लेने में टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे अपने जो सेगमेंट्स हैं वो 10 मिनट तक चारों के चारों फ्री हो जाएंगे। उसके बाद का टाइम वेस्ट क्यों करना? अगली साइकिल चालू करो ना, अगली साइकिल चालू करो। यस, दैट इज वाई मिनिमम, जितना मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल हो सके साइकिल का टाइम रखो, ताकि हमारा अगला साइकिल जल्दी चालू हो और अगला काम शुरू हो जाए। बट फिर भी इतनी रखनी है साइकिल का टाइम कि सारे सेगमेंट्स जो हैं अपना अपना सब ऑपरेशन पूरा भी कर लें, है ना? यस और नो? चलिए, इस पूरे कोर्स के दौरान ये जो पाइपलाइन का साइकिल टाइम है इसे हम टीपी से एक्सप्रेस करेंगे, टी और उसके पैरों में पी। टीपी, टीपी इज पाइपलाइन का साइकिल टाइम। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने साइकिल नाम की चीज तो समझ ली, है ना? और नॉर्मल भी ये समझ लिया। चलो, अब मैं एक छोटा सा, यार इस पेज को हटा देते हैं, अगले वाले को, इसका कोई काम नहीं है, अब हमने ये बना लिया है तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डन। अब हमने एक ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो आप देखिए 1 साइकिल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 साइकिल लगी और आपके पास पूरा का पूरा 6 शर्ट्स जो है रेडी हो गई। हर एक साइकिल का टाइम हमारे पास 10-10 मिनट का था। 9 इंटू 10, 90 मिनट्स लगे थे, है ना? अब मैं मान लेता हूं कि अगर आप इंडिविजुअली एक पर्सन अपॉइंट करते, सीक्वेंशियल ऑपरेशन चलाते, तो सीक्वेंशियल ऑपरेशन में एक शर्ट को बनाने में 40 मिनट मतलब 4 साइकिल लग रही थी। अगर एक शर्ट को बनाने में 4 साइकिल लग रही है थी, तो 6 शर्ट्स को बनाने में कितनी साइकिल लगती? 6 शर्ट को बनाने में कितनी साइकिल लगती अगर हम कंपेयर करें तो? नॉन पाइपलाइन सिस्टम, जो कि हमारा है सीक्वेंशियल सिस्टम, और पाइपलाइन, इसमें हम नंबर ऑफ साइकिल्स गिन रहे हैं। फॉर n इक्वल्स टू 6 इनपुट्स, बताइए कितनी साइकिल लगी 6 इनपुट के लिए? पाइपलाइन में हमने सिर्फ 9 साइकिल ली सर, पर नॉन पाइपलाइन में कितनी लगती? एक के लिए 4, 6 के लिए 24 लगती। अगर यहीं पे आपके पास इनपुट की संख्या, इनपुट का नंबर 7 होता तो 7 इनपुट के लिए नॉन पाइपलाइन में कितना लगता? 4-4 साइकिल हर एक के लिए, तो 7 के लिए लगता 28। पाइपलाइन में कितना लगता? अगर आपके पास 7th इनपुट आता तो 7th साइकिल में वो यहां रहता, 8th में यहां, 9th में यहां, 10th में यहां, एक एक्स्ट्रा साइकिल और लगती, बस एक एक्स्ट्रा और लगती और काम बन जाता, 10 साइकिल लगती। फिर n की वैल्यू 8 के लिए नॉन पाइपलाइन में 4 इंटू 8, 32 साइकिल लगती। पर इसमें यहां पे 8 साइकिल में 8 इनपुट यहां आता, 9, 10 और 11 साइकिल में आपका आउटपुट मिल जाता। एक साइकिल और एक्स्ट्रा, एक नया आउटपुट मिल गया। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप इनपुट के नंबर बढ़ाते जाओगे, नॉन पाइपलाइन आपका बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और पाइपलाइन जो है वो एक एक साइकिल ही उसमें इंक्रीज हो रही है। मतलब कि नॉन पाइपलाइन के कंपैरिजन में पाइपलाइन का परफॉर्मेंस बढ़ते ही जाएगा। आप देख लीजिएगा इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 15 साइकिल्स का, पर यहां पे आप देखिए 18 साइकिल्स का डिफरेंस आया इन दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 21।
1 साइकिल्स का। मतलब कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका नॉन पाइपलाइन जो है बहुत बुरा परफॉर्म करेगा और पाइपलाइन जो है बहुत बेहतर परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि साइकिल जो है एक्स्ट्रा बढ़ेगी ही नहीं। मतलब एक एक साइकिल में आपके पास पाइपलाइन में एक नया नया इनपुट आता रहेगा, और नॉन पाइपलाइन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक्सेप्शनल ग्रोथ, यस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल तो नहीं है, इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल, बट डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। चलिए, अभी तक अगर जो क्लियर है तो हम एक काम करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो पाइपलाइन का हमने अभी तक परफॉर्मेंस देखा उसको मैथमेटिकली एनालिसिस करके देखते हैं। सर नॉन पाइपलाइन एक बार फिर से बता सकते हैं? नॉन पाइपलाइन मतलब सीक्वेंशियल, एक ही पर्सन शर्ट बनाने में आपने रखा वही पूरी शर्ट बनाएगा। 40 मिनट मतलब 4 साइकिल उसको लगेगी। एक साइकिल में वो कटिंग करेगा, दूसरी में स्टिचिंग, तीसरे में फिनिशिंग, चौथे में पैकिंग। अगर वो 4 साइकिल में पूरा काम करेगा तो एक शर्ट बनाने के लिए 4 साइकिल, 2 के लिए 8, 3 के लिए 12, तो 6 के लिए 24, 7 के लिए 28, 8 के लिए 32, ये बताया मैंने। ठीक है, अभी हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा इसको बड़े इंटरेस्टिंगली। मान लेते हैं हम कि एक के सेगमेंट पाइपलाइन है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें कितने सेगमेंट थे बाबू? इस एग्जाम्पल में कितना सेगमेंट था? चार सेगमेंट है ना? तो के की वैल्यू 4, 4 सेगमेंट की ये पाइपलाइन थी। किसी में 5 हो सकता है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 3, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे। तो जो भी पाइपलाइन डिजाइन करोगे उसमें कितने सेगमेंट होंगे? अज्यूमिंग के सेगमेंट। ये याद रखिएगा जब भी हम के की बात करेंगे, यहां पाइपलाइनिंग में के इज नंबर ऑफ सेगमेंट। मैं जब बात करूंगा डायरेक्टली बोलूंगा देखो इस क्वेश्चन में के की वैल्यू 6 है, 5 है, जो भी है, तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा के की वैल्यू क्या है? सेगमेंट्स है। कितने सेगमेंट है पाइपलाइन में? विद क्लॉक टाइम इज टीपी, क्लॉक साइकिल टाइम इज साइकिल टाइम। जो हमारे पाइपलाइन का साइकिल टाइम है हमने टीपी लिया, और इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में जिसमें के नंबर ऑफ सेगमेंट है, साइकिल का टाइम टीपी है, इसमें हम परफॉर्म करना चाहते हैं एन नंबर ऑफ टास्क। टास्क क्या होती है सर? कितना इनपुट आप प्रोसेस करना चाहते हो। जैसे कि यहां डेफिनेशन लिखी, एक ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन ऑल सेगमेंट। एक इनपुट पे अगर सारा ऑपरेशन आपने फिनिश कर दिया तो वो होगा एक टास्क फिनिश होगी। जैसे कि पहली शर्ट उठाई, फिनिश कर दी, तो यहां बोलेंगे पहली टास्क फिनिश हो गई, दूसरी टास्क फिनिश हो गई। यहां 6 टास्क फिनिश की है, यहां पे हमने 6 टास्क जो है वो फिनिश की है। ठीक है, तो अब सुनिए जरा, बड़ा मजा आएगा कि अगर के नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं पाइपलाइन में, क्लॉक साइकिल टाइम टीपी है, और हमें एन नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करनी है, तो यहां पे आप देखिए कि जब हम पाइपलाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो पहली वाली टास्क फिनिश करने के लिए हमें 4 साइकिल लगी। पहली वाली टास्क जब हमें आउटपुट मिला पहली टास्क को कंप्लीट करने के लिए 4 साइकिल लगी। ये 4 साइकिल क्यों लगी? क्योंकि हमारी पहली टास्क पहली साइकिल में फर्स्ट सेगमेंट में थी, दूसरी साइकिल में सेकंड में, थर्ड साइकिल में थर्ड में, और फोर्थ साइकिल के एंड में हमें पहला आउटपुट मिला। तो अगर टोटल 4 सेगमेंट हैं हमारे पास, तो हमारे 4 साइकिल लगेगी कि पहला आउटपुट हमें मिले, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड टू फिनिश फर्स्ट टास्क। सिर्फ पहली वाली टास्क को फिनिश करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स हमें लगी के। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? 4 साइकिल हमें लगी, है ना? अगर हम साइकिल को टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो टाइम कितना लगा 4 साइकिल में, बताओ जरा। 4 साइकिल में आपने फिनिश किया, हर एक साइकिल का टाइम कितना था? 10-10 मिनट।
10-10 मिनट था तो टाइम कितना लगा? 40 मिनट्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ साइकिल जो भी आई उसमें अगर आपने एक साइकिल का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, विच इज वेरी नॉर्मल कंसेप्ट, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि पहली टास्क का आउटपुट आपको कितने टाइम में मिला। तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं द टाइम नीडेड टू फिनिश द फर्स्ट टास्क, वो आएगा k इंटू टीपी। मिल गया? चलिए, इसको मैं वापस से दोबारा बाद में लिख लूंगा, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, मैं बस इतना ही चाहता था। अब सुनिए जरा, पहली टास्क को तो आपने के नंबर ऑफ साइकिल लगा के फिनिश कर लिया। फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, 4 साइकिल में आपको पहला आउटपुट आया। उसके बाद आप देखिए इसके बाद कितनी और साइकिल लगी कि आपको सेकंड इनपुट का आउटपुट आ गया। हाउ मेनी एक्स्ट्रा साइकिल नीडेड कि आपको नेक्स्ट आउटपुट आया? सिर्फ एक। उसके बाद एक और साइकिल लगी, एक और आउटपुट आया, एक और एक्स्ट्रा साइकिल लगी, एक और आउटपुट आया। इसका मतलब है कि जैसे ही सर आपके पास पहली टास्क का आउटपुट आ गया, उसके बाद बची हुई जितनी भी टास्क हैं n-1 बची हैं, उनके हर एक के लिए सिर्फ एक एक साइकिल लगेगी। ओनली 1 साइकिल पर टास्क लेटर ऑन। आफ्टर फर्स्ट टास्क, पहली टास्क का आउटपुट आ गया, उसके बाद सिर्फ एक एक साइकिल और एक्स्ट्रा लगेंगी हर एक आउटपुट के लिए। तो अगर हमारे पास टोटल 6 इनपुट थे तो पहले आउटपुट के लिए 4 साइकिल, बची 5 इनपुट के लिए एक एक साइकिल, 4 + 5 टोटल 9 साइकिल। ये देखो, मतलब कि अगर हमें टोटल n नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करनी है, पहली वाली टास्क के लिए तो k साइकिल लगी, उसके बाद हर एक जो n-1 रिमेनिंग है, n में से एक को तो k साइकिल लग गई, बची n-1 टास्क, हर एक n-1 के लिए एक 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 साइकिल लगेंगी। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड टू फिनिश रिमेनिंग n-1 टास्क्स। कितनी साइकिल लगी? n-1 साइकिल लगेंगी, n-1 साइकिल लगेंगी। टाइम कितना लगेगा n-1 साइकिल का? मल्टीप्लाई बाय टीपी। टाइम अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय टीपी। ठीक है, चलिए पहली साइकिल, पहली टास्क के लिए के साइकिल, बची हुई n-1 के लिए हर एक के लिए एक एक, तो n-1 इंटू 1 n-1। फिर टोटल साइकिल गिनो तो कितनी आएगी? टोटल साइकिल्स नीडेड टू परफॉर्म या फिनिश ऑल n टास्क्स। सारी n टास्क को फिनिश करने में टोटल साइकिल कितनी लगी? सम कर दो, k + n-1 साइकिल्स। ये k + n-1 आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार काम आएगा। हर बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखूंगा, देखो यहां पे कितनी साइकिल आएंगी, k + n-1, यहां कितनी साइकिल आएंगी, k + n-1। अगर इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स टोटल लगी, सर यहां पे वेरीफाई भी तो करो। ये लो भैया, k की वैल्यू है हमारे पास 4 सेगमेंट, k की वैल्यू 4, n = 6 हमें इनपुट प्रोसेस करने हैं। देखो 6 ही इनपुट हमने दिए हैं, तो बताइए k + n-1 कितना होता है? 9। आप देख सकते हैं 9 साइकिल में आपको पूरा आउटपुट मिल चुका है। जो हमने देखा थ्योरेटिकली, उसी को हमने मैथमेटिकली भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए, अगर k + n-1 साइकिल लगती है तो टाइम भी तो बताओ कितना लगता है? टोटल टाइम नीडेड टू परफॉर्म
ऑल एन टास्क कितना होगा, k प्लस n माइनस 1, इतनी साइकिल, हर एक साइकिल का टाइम TPTP मल्टीप्लाई बाय साइकिल का टाइम कर दो। इज दैट क्लियर? आराम से देख लो, समझ लो, जो यहां आपके सामने लिखा है वो आपको क्लियर है। तो जब कभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि एक पाइपलाइन गिवन है, उसमें इतने सेगमेंट हैं, इतने नंबर ऑफ इनपुट दे रखे हैं, बताइए उस पाइपलाइन में इतने सेगमेंट के लिए, इतने इनपुट के लिए कितनी साइकिल लगेगी। साइकिल पूछा है, ये टाइम पूछा है, तो साइकिल्स में एक साइकिल के टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। टीपी इज नॉट वन सेगमेंट का टाइम। बेटा अभी इतनी देर से हम कहा रामायण गा रहे थे, टीपी इज दिस पाइपलाइन का साइकिल टाइम, इट्स नॉट वन सेगमेंट का टाइम, इट इज द साइकिल टाइम विच वी विल सिलेक्ट, ऐसे कि सारे सेगमेंट का अपना अपना इंडिविजुअल काम पैरेलली खत्म हो जाए। टीपी कैसे निकालेंगे? कहीं ना कहीं गड्ढे में से खोद के निकालेंगे बेटा। रुको तो सही, शांति तो रखो, जो हम बता रहे हैं उतना तो समझो, जो समझ में आया है उतना तो समझो, जो उतना समझे हैं उतना तो समझो। फॉर नॉन पाइपलाइन n इंटू टीपी नहीं बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। समझिए, पहले ये समझिए, क्या ये जो स्टेटमेंट हमने अलग अलग 3 कलर में लिखा है, ब्लू रेड ग्रीन, तीनों क्लियर है सब लोगों को? बच्चा लोग बोलो जी, सब लोगों को अगर ये 3 स्टेटमेंट सारे क्लियर हैं, कभी अगर पाइपलाइन में साइकिल्स पूछे ये लगा देना, अगर टाइम पूछे तो साइकिल्स जो भी आ रही है टोटल उसमें टीपी मल्टीप्लाई कर देना, है ना? अभी तक तो क्लियर है। चलो अब हम ये जो पाइपलाइन है उसको कंपेयर करेंगे नॉन पाइपलाइन से। मान लो एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जिसमें एक पूरी टास्क को फिनिश करने में टीएन टाइम लगता है। एक पूरी शर्ट बनाने में जो 40 मिनट लग रहे थे वो टीएन टाइम है। पूरी शर्ट बनाने में ही 40 मिनट लगे, पूरी शर्ट बनाने में 40 मिनट लग रहे हैं, एक पूरा ऑपरेशन खत्म करने में 40 मिनट। तो टीएन क्या है? एक पूरे ऑपरेशन को इनपुट लिया, वहां से लेके आउटपुट तक फिनिश करने में कितना टाइम लगा? टीएन टाइम लगा नॉन पाइपलाइन सिस्टम को। चलिए, एक पूरी टास्क फिनिश करने में, तो बताइए इस नॉन पाइपलाइन सिस्टम में टोटल टाइम कितना लगेगा टू फिनिश ऑल एन टास्क्स? नॉन पाइपलाइन में टीएन टाइम लगा। टीएन किस लिए लगा? एक पूरी टास्क को फिनिश करने में। तो एक पूरी टास्क को फिनिश करने में अगर टीएन टाइम लगा तो एन टास्क के लिए कितना लगेगा? एन इंटू टीएन, क्योंकि ये सीक्वेंशियल है, कोई पैरेलल काम नहीं होगा, इसलिए पैरेलल काम नहीं होगा इसलिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, मैंने आप लोगों को आयो चैप्टर में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन या एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ाया था जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस गेन या स्पीड अप। वो होता है कि अगर दो अलग अलग टेक्निक हमने लगाई सेम चीज को खत्म करने के लिए, सेम चीज को परफॉर्म करने के लिए, एक अच्छी वाली टेक्निक है, एक पुरानी ओके ओके टेक्निक है, ज्यादा टाइम लेती है। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छी टेक्निक जो लगाई है, मेथड जो लगाई है, उसका स्पीड अप निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, स्लोअर टेक्निक जो है उसका टाइम डिवाइड बाय फास्टर टेक्निक का टाइम, ओल्ड मशीन का टाइम डिवाइड बाय फास्टर मशीन का टाइम। यस एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला। तो बताओ पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन में ज्यादा टाइम कौन लेगा? अच्छी वाली मशीन कौन सी है और ज्यादा टाइम कौन लेगा, कम टाइम कौन लेगा? अच्छी मशीन है पाइपलाइन, ज्यादा टाइम कौन लेगा? नॉन पाइपलाइन, क्योंकि ये स्लो है। तो नॉन पाइपलाइन स्लो है, पाइपलाइन फास्टर है। अच्छा, पाइपलाइन फास्टर अगर है, अच्छा है, तो इसका परफॉर्मेंस गेन या स्पीड अप कितना आएगा वही हम गिनते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन इज गिवन बाय स्पीड अप रेशियो, और स्पीड अप रेशियो हमें पता है क्या होता है?
एस से डिनोट करते हैं स्लोअर टेक्निक नॉन पाइपलाइन का टाइम n नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उन्हीं n नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइपलाइन का टाइम। अब देखो हमने ना n नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए दोनों चीज निकाली हुई हैं, तो यहां रख देते हैं। नॉन पाइपलाइन का टाइम था नंबर ऑफ टास्क इंटू एक टास्क को परफॉर्म करने का टाइम डिवाइडेड बाय k प्लस n माइनस वन इंटू टीपी, ये था पाइपलाइन का टाइम। ये हो गया हमारा एक मिठाई का डब्बा रेडी। ये रहा फॉर्मूला किस चीज का, स्पीड अप का। देख लो आराम से। पाइपलाइन एक्सपेंसिव होती है क्या? ऑफ कोर्स अच्छी है, हर चीज एक्सपेंसिव होती है। तुम अपने आप के लिए भी 6 साल बाद बोलोगे, जब कोई कंपनी तुमको ऑफर करेगी कि भैया इतना पैसा ले लो, बोलना अच्छी हर चीज एक्सपेंसिव होती है, इतने कम पैकेज में हम नहीं आएंगे। चलिए, अभी तक तो हमने सिर्फ देखा इतना ये। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। और देखते हैं, आप सब लोगों ने फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा ही है ना। मान लेते हैं ये चीज, मान लो आप इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में ला रहे हो। मतलब कि आपके पास वही के 4 सेगमेंट की पाइपलाइन है, बट एन की वैल्यू आपने 1 लाख कर दी, कि आपने 1 लाख अलग अलग टास्क जो है एक के बाद एक के बाद एक परफॉर्म करनी है। अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होंगे, उसके कंपैरिजन में के तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर k की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख 30 लाख बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, तो हम k माइनस वन को यहां इग्नोर कर देंगे व्हेन n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन k। हमने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन k, देन हम क्या करेंगे, यहां से हम ये करेंगे कि इस फॉर्मूला से k माइनस वन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि k माइनस वन बहुत छोटी वैल्यू बच जाएगी। n की वैल्यू इज वेरी 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 बिग, बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में k माइनस वन बहुत छोटा होगा। जी हाँ, यहां से आएगी एक आइडियल सिचुएशन, और वो आइडियल सिचुएशन में स्पीड अप क्या बन जाएगा, अगर k माइनस वन इग्नोर हो गया तो एन टी एन डिवाइड बाई एन टी पी, एन से एन कैंसल, टी एन डिवाइड बाई टी पी, टी एन डिवाइड बाई टी पी। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इस केस में हमारे पास जो एक नया स्पीडअप का फॉर्मूला बनेगा, जो कि आइडियल स्पीडअप है, आइडियल कंडीशन में, वो हो जाएगा टी एन डिवाइड बाई टी पी। के माइनस वन इग्नोर कर दिया। देख लो भैया, ये टी एन डिवाइड बाई टी पी कैसे आया, समझ में आया। इसी को एस आइडियल जो है हमारा, इसी को ही हम एस मैक्स भी कहते हैं, मैक्सिमम स्पीड अप, जो हमें आइडियल कंडीशन में अचीव हो सकता है। एक और फॉर्मूला बना स्पीड अप का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आप नॉर्मल स्पीड अप निकालिए, ये निकालेंगे, आइडियल कंडीशन में या मैक्सिमम स्पीड अप निकालिए, तो टी एन डिवाइड बाय टीपी लिख देंगे। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन के, एन ग्रेटर देन के लिखा है ना। ठीक है, अब देखिए जरा, एक सिंपल सी चीज यहां पे बताता हूं, इस आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है। ये आइडियल कंडीशन में कहना ये चाह रहे हैं, कौन, ये राइटर महाराज जो हैं, लेखक साहब, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप ना, ये जो शुरुआत में खाली साइकिल गई,
3 साइकिल खाली गई हैं, ये 1 2 3। इन 3 साइकिल में आपके पास एक भी इनपुट नहीं आया, मतलब एक भी आउटपुट नहीं आया। पहली साइकिल खाली गई, खाली पाइप भर रहा है, आउटपुट नहीं आया। ये दूसरी साइकिल खाली गई जिसमें आउटपुट नहीं आया, तीसरी साइकिल खाली गई, आउटपुट नहीं आया। 4 सेगमेंट में से 3 साइकिल खाली, के सेगमेंट में से K-1 साइकिल खाली गई जिसमें एक भी आउटपुट नहीं आया। इसको इग्नोर कर दो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही पहली ही साइकिल में आपके पास आउटपुट आ जाए, ऐसा इमेजिन कर लो। मतलब पाइप पहले से ही भरा था। समझ लो कि पाइप में पानी ऑलरेडी था, जैसे ही टैप ऑन किया यहां पर तुरंत आउटपुट निकला। यह है आइडियल सिचुएशन। तो हम क्या कर रहे हैं, K-1 साइकिल इग्नोर करने का मतलब है कि पाइप ऑलरेडी आपका भरा हुआ है और आप सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आपके पास आउटपुट आया। इसका मतलब सर पहली इनपुट के लिए भी आपके पास एक ही साइकिल लगेगी, दूसरे इनपुट के लिए भी एक साइकिल, तीसरे के लिए एक, चौथे के लिए एक, पांचवे के लिए एक, छठे के लिए एक। तो n के लिए कितनी? n साइकिल लगेंगी। n के लिए n साइकिल लगेंगी, ये कहना चाहते हैं कौन? ये आइडियल कंडीशन की सिचुएशन। इसलिए आप देखोगे कि इस फॉर्मूला में हमने नॉन पाइपलाइन टाइम तो सेम ही है, बट पाइपलाइन टाइम में क्या किया, नंबर ऑफ साइकिल्स इतनी नहीं लगते हुए n साइकिल लगी इंटू टीपी टाइम। इसलिए K-1 इग्नोर हुआ, n इंटू टीपी हमारे पास टोटल टाइम बना। n साइकिल, n इनपुट के लिए, टीपी टाइम हर एक साइकिल का टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो मैं यहां पे ना उसका थोड़ा सा डिटेल आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको आगे याद रहे। आइडियल कंडीशन मीन्स इग्नोर K-1 cycles to fill the pipe initially hence for each input pipeline takes 1 cycle। एक साइकिल एक इनपुट के लिए। फॉर n इनपुट्स n साइकिल, दैट इज n इंटू टीपी टाइम। जो ये येलो कलर में देखा है मैंने लिखा है, क्या ये समझ में आई बात? K की वैल्यू मैक्सिमम 8 होती है बेस्ट पाइपलाइन डिजाइन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। देख लो, जल्दी से देखो। एवरीथिंग इज क्लियर जो मैंने येलो कलर में लिखा है, क्या आपको यह बात समझ में आई? क्लियर है सबको? नहीं भैया, हम क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे, हम खाली कंसेप्ट ही सिखाएंगे, हमारा काम ही नहीं क्वेश्चन कराना। अभी चीजें तो पढ़ लो एक टाइम तक। बेस्ट टू नंबर ऑफ कोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, कोर की बात ही नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट अबाउट कोर, दिस इज पाइप लाइनिंग। वी आर अंडरस्टैंडिंग और वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम अदर कंसेप्ट एट ऑल। कुछ एक नया ही चीज कर रहे हैं हम। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, 2 चीजें, पाइपलाइन का स्पीड अप कैसे निकलेगा, अगर पूछा है पाइपलाइन का टाइम बताओ n नंबर ऑफ टास्क के लिए, कितना साइकिल बताओ, कितनी, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो कितना। अच्छा, फिर से रिकॉल करो, टीपी है क्या यहाँ पे? व्हाट इज टीपी?
अरे बाबू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, टाइम तो आने दो। टीपी है क्या यहां पे? व्हाट इज टीपी? टीपी सिर्फ एक साइकिल का टाइम है पाइपलाइन में, सिर्फ एक साइकिल का टाइम। ठीक है, पाइपलाइन टाइम नहीं, पाइपलाइन का साइकिल टाइम। वर्ड को ठीक से यूज करो। पाइपलाइन टाइम मींस एन टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइपलाइन टाइम, ये है पाइपलाइन टाइम। दिस इज पाइपलाइन टाइम फॉर एन टास्क। पाइपलाइन का सिंगल साइकिल का टाइम है। टीएन क्या है? टीएन क्या है? टीएन इज व्हाट? क्या नॉन पाइपलाइन में साइकिल टाइम? नहीं, नॉन पाइपलाइन में साइकिल वाइकल कुछ नहीं बोली मैंने। टीएन जो है वो है नॉन पाइपलाइन में पूरे एक टास्क को, पूरे एक इनपुट को प्रोसेस करने का पूरा पूरा टाइम है। पूरे एक इनपुट को प्रोसेस करने का पूरा पूरा टाइम है टीएन टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे एक और सिचुएशन में यहां लिख रहा हूं। ये सिचुएशन जो है स्पेशल केस है, हमेशा नहीं होगा। जो सिचुएशन में लिखने जा रहा हूं ये स्पेशल केस है, ऑलवेज इट विल नॉट अकर हैपन। स्पेशल केस क्या है सर? टाइम नीडेड टू परफॉर्म वन टास्क, सिर्फ एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम की जरूरत है, टाइम नीडेड टू परफॉर्म वन टास्क इन पाइपलाइन सिस्टम is equal to time needed in non-pipeline system. For one task, मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिंगल सिंगल टास्क अगर हम परफॉर्म करवाएं, एक तरफ पाइपलाइन में एक तरफ नॉन पाइपलाइन में, तो सिंगल सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन जो है बराबर टाइम लेती है। ऐसा होता नहीं है, मैं प्रैक्टिकली ये बताऊंगा आपको आगे जाके। पर अभी सिर्फ समझो कि अगर बाय चांस स्पेशल केस ऐसा बन गया कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए नॉन पाइपलाइन में जितना टाइम लगता है उतना ही पाइपलाइन में भी लग रहा है, तो ये होगा नॉन पाइपलाइन में एक टास्क को परफॉर्म करने का टाइम टीएन, और पाइपलाइन में एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने का टाइम होता है के इंटू टीपी। के साइकिल इंटू टीपी, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही सिंगल टास्क अगर परफॉर्म कराई के साइकिल लगेगी, के साइकिल इंटू टीपी टाइम। बोला था ना मैंने, लिखा था ना यहां, झूठ मत बोलना, मैंने लिखा था भाई। टोटल टाइम इतना, यस। तो अगर एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टीएन टाइम जो है वो के टीपी के बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा आइडियल एस आइडियल है या एस मैक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टीएन की जगह के टीपी रख दो, टीएन इक्वल टू के टीपी डिवाइड बाय टीपी, आंसर इज के। देखो देख लो आराम से, जो मैंने यहां लिखा है ये वाला, ये हम पढ़ चुके हैं, खाली ये पॉइंट नया लिखा है मैंने आपके लिए। अब ये कब होगा कैसे होगा हम आगे एनालिसिस करेंगे, अभी नहीं। पर अभी सिर्फ याद रखना है कि अगर ऐसा हो गया, स्पेशल केस आया, तो आइडियल स्पीडअप जो है नंबर ऑफ सेगमेंट के बराबर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? केसेस ज्यादा हैं बेटा, अभी तो पाइपलाइन का खाली बेसिक चल रहा है जो हर जगह यूज में आएगा। जब स्पेसिफिक पाइपलाइन आएगी ना, हर एक क्वेश्चन एक नया है। जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, मान लो 80 पीवाईक्यू अगर मिलते हैं ना आपको पाइपलाइन में, तो 80 में से 60-65 क्वेश्चन वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड टाइप के हैं, वरना हर एक क्वेश्चन यूनिक है। एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। चलो आ गया, तो फिर आप एक क्वेश्चन ट्राई करने की समझो, करो ये ट्राई।
बताओ। बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, यस। सब कुछ याद रखना प्रैक्टिस के साथ में, लिटिल टाइम लगेगा, पर इससे इजी टॉपिक नहीं है। पाइपलाइन से हमेशा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन नया होगा पर प्रिडिक्टेड आएगा, देखा दिखाया क्वेश्चन। बहुत इजी है यार। नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकंड टू प्रोसेस अ टास्क। पूरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए नॉन पाइपलाइन में 50 नैनोसेकंड लग रहा है। ये क्या है 50 नैनोसेकंड? 50 नैनोसेकंड नॉन पाइपलाइन का एक टास्क का टाइम, मतलब टीएन टाइम दे रखा है 50 नैनोसेकंड। आगे, द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन, 6 सेगमेंट k इक्वल्स टू 6 with a clock cycle of 10 nanosecond, 10 nanosecond. Determine the speed up ratio of the pipeline for 100 task. 100 task मतलब n की वैल्यू 100 के लिए, पहला वाला पॉइंट है, n की वैल्यू अगर 100 है तो बताइए, आप स्पीड अप निकाल के बताइए। तो स्पीड अप का फॉर्मूला है n इंटू टी एन डिवाइडेड बाय k प्लस n माइनस 1 इंटू टी पी। 500 डिवाइडेड बाय 105, कुछ 4.7 समथिंग कुछ आना चाहिए। आया क्या? 4.76। डिडंट सी एन वैल्यू। क्यों भाई? क्यों? आंखें बंद हो गई, नींद आ गई, कि आंखों की जगह रिप्लेस होके बटन आ गया? सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अप दैट कैन बी अचीव्ड? मैक्सिमम स्पीड अप सेकंड कैसे निकालेंगे? एस मैक्स, एस मैक्स का फॉर्मूला है सर टी एन डिवाइड बाई टीपी। टी एन डिवाइड बाई टीपी लगाओ एस मैक्स का फॉर्मूला, तो हमारे पास टी एन की वैल्यू 50 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 5। क्या टी एन डिवाइड बाई टीपी करके आपको के मिल रहा है क्या? टी एन डिवाइड बाय टीपी करके क्या आपको के मिला, 6 मिला क्या? टी एन डिवाइड बाय टीपी करके क्या 6 मिला? नहीं मिला। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये वाला जो स्पेशल केस है वो एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। समझ रहे हो बात? ये जब एप्लीकेबल होगा तब आपके पास एस आइडियल ऑटोमेटिकली के आ जाएगा। मतलब आपको कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है कि मैक्सिमम स्पीड अप या आइडियल स्पीड अप किसी ने पूछा तो आपने बोल दिया कि जितने सेगमेंट उतना मैक्सिमम स्पीड अप। नहीं, मैक्सिमम स्पीड अप का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? ये वाला टी एन डिवाइड बाई टीपी। अगर टी एन की वैल्यू के टीपी के बराबर है बाई चांस किसी क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली के की बराबर आपके पास एस मैक्स आ जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात कि आप फॉर्मूला जो है ये एस मैक्स या एस आइडियल के की वैल्यू नहीं लिखेंगे, टी एन डिवाइड बाई टीपी लिखेंगे। ठीक है? के वैल्यू इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर ये केस ट्रू होगा तो। इफ दिस इज ट्रू देन एस आइडियल विल बी लाइक दिस, नहीं है ट्रू तो ये नहीं आएगा, है ना? हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी। इफ
अगर आइडियल स्पीडअप पूछा है क्वेश्चन में, या फिर मैक्सिमम स्पीडअप पूछा है, आइडियल स्पीडअप मतलब आइडियल कंडीशन में, है ना, या फिर किसी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ n इज नॉट गिवन, n की वैल्यू मेंशन ही नहीं है, डिस्कस्ड ही नहीं है कि n की वैल्यू कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकलेगी, इन तीनों केसेस में आपको स्पीडअप का फॉर्मूला लगाना है Tn डिवाइड बाय Tp। तो जब भी कभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए क्लियर कट पढ़ लो मैक्सिमम स्पीडअप क्या आएगा ये पूछा है, या बोला गया है कि आइडियल कंडीशन में स्पीडअप क्या आना चाहिए, या फिर n की वैल्यू मेंशन नहीं है क्वेश्चन में और पूछा है स्पीडअप बताओ। अब अगर n की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला ये मत लगाना, ये, क्योंकि यहां n चाहिए। अगर n चाहिए और नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, नहीं यूज कर सकते ये फॉर्मूला। यू कांट यूज दिस फॉर्मूला अगर n की वैल्यू आपको पता नहीं है तो। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू आपको पता नहीं है स्पीडअप नहीं निकलेगा, करेक्ट स्पीडअप नहीं निकलेगा, आपको आइडियल स्पीडअप ही लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आप एक काम करके देखना, किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू 100, 200, 300 अलग अलग रख के देखना, आपके पास स्पीडअप अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। देखो किसी ने बोला सर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, हर एक के लिए n की वैल्यू जो s का वैल्यू है वो अलग अलग आएगा। स्पीडअप जो है बढ़ता है। कैसे? ये देखो यहां पे आपके सामने एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास साइकिल्स को अगर आप कंपेयर करो कि 24 साइकिल है नॉन पाइपलाइन में, पाइपलाइन में 9 साइकिल्स हैं, स्पीडअप देखो कितना आएगा। पाइपलाइन का स्पीडअप है 24/9, कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है। यहां है 28/10, यहां है 32/11, कैलकुलेट करो तीनों चीजें। ये 2.67, ये 2.8, 32 डिवाइड बाई 11 इज 2.9। देख सकते हो इट इज इंक्रीजिंग बॉस, इट इज इंक्रीजिंग। है अलग अलग, देख लो है अलग अलग। यस, नहीं करेंगे पुट, न किट न पुट, न किट न पुट, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि n की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास स्पीडअप बदल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला में n या क्वेश्चन में n की वैल्यू मेंशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, स्पीडअप जो है हम Tn डिवाइड बाय Tp लेंगे। इंटीजर वैल्यू के बाद में पॉइंट कितना डिफरेंस आ रहा है बाबू, देखो तो, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। आप और बढ़ाते जाओ, आपका स्पीडअप बढ़ते जाएगा। उसी क्वेश्चन में n की वैल्यू 100 के लिए स्पीडअप जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। यू कांट चेंज इट। अगर यहां पे आप और आगे बढ़ेंगे 34 डिवाइड बाय 12, देन सॉरी 34 नहीं 36, 3 आ जाएगा। देन 40 डिवाइड बाय 13, 3 पॉइंट समथिंग। देन 44 डिवाइड बाय 14, ये बढ़ता जाएगा। इट विल इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज, इंटीजर वैल्यू भी बदल जाएगी। सो आप प्लीज याद रखिएगा इस चीज को कि अगर n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आइडियल कंडीशन वाला स्पीडअप का फॉर्मूला लगा देना, है ना। चलिए अब बात करते हैं सिंक्रोनस पाइपलाइन की। सिंक्रोनस पाइपलाइन क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लो सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट जो हैं उनको जो अपना इंडिविजुअल काम करना है उनके लिए डिले अलग अलग लगता है। जैसा कि हमने उस टाइम पे देखा था कि पहला वाला जो कट करने वाला पर्सन है जिसको 9 मिनट लग रहे थे, दूसरे को 10, तीसरे को 8 और चौथे को 5। अगर सेगमेंट्स के डिले अलग अलग हैं, मान लो आपने एक पूरी प्रोसेस करवाई, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है उसको 4 सेगमेंट में बांटा और 4 सेगमेंट में ऐसे बांटा कि इस सेगमेंट को जो अपना टास्क इंडिविजुअल सब ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें 9 नैनो सेकेंड लगते हैं,
इसको 10 नैनो सेकेंड, इसको 8 नैनो सेकेंड, इसको 5 नैनो सेकेंड। हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, पाइपलाइन को ना सिंक्रोनस बना देते हैं, सिंक में चलाते हैं कि एक साइकिल पूरी होगी, चाहे किसी सेगमेंट का काम जल्दी खत्म हो, किसी का लेट खत्म हो, पर जब अगली साइकिल चालू होगी तो सारे सेगमेंट तभी एक्टिव शुरू होंगे। अगला इनपुट का प्रोसेसिंग हर एक सेगमेंट में एक साथ चालू होगा जब नई साइकिल चालू होगी। तो 10 नैनो सेकेंड या 10 मिनट की हमने एक साइकिल बनाई, और उस साइकिल में क्या किया, उस साइकिल में हमने बोला कि अगली शर्ट का पार्ट स्टिचिंग का या पैकिंग का या फिनिशिंग का अगली साइकिल पे ही स्टार्ट होगा। तो जब पहली साइकिल स्टार्ट हुई, सबने अपना काम फिनिश किया, किसी ने जल्दी किसी ने लेट। जब सबके काम फिनिश हो गए, साइकिल पूरी खत्म हो गई, अगली साइकिल जब शुरू होगी तो वापस सारे के सारे सारे के सारे सेगमेंट्स अपना अगला इनपुट उठाने जाएंगे, अगली शर्ट उठाने जाएंगे। उसे क्या कहेंगे, सिंक मोड में चलेंगे। इसलिए हम साइकिल का टाइम जो है फिक्स कर देते हैं। और यहां इस एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था साइकिल का टाइम था 10 नैनो सेकेंड। साइकिल का टाइम क्या था, 10 नैनो सेकेंड, विच वॉज वॉट, विच वॉज नथिंग बट, अगर हम टीपी चूज करना चाहें, दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ ऑल सेगमेंट डिले। जितने भी सेगमेंट हैं उनके डिले में से आप मैक्सिमम निकाल लो। 4 सेगमेंट है, चारों सेगमेंट्स के डिले में से मैक्सिमम निकाल लो। आपको क्या मिलेगा, आपको टीपी या साइकिल टाइम मिल जाएगा। और कैसे, मैंने पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था टीपी का सिलेक्शन कैसे होता है। जो मैंने यहां लिखा है, ये क्या ये बात आपके समझ में, जहन में आई? क्या ये बात आपके जहन में आई? हमने साइकिल टाइम कैसे चूज किया कि सारे सेगमेंट का काम फिनिश होना चाहिए एक साइकिल में। तो 10 नैनो सेकेंड एक ऐसा टाइम है जिसमें सारे सेगमेंट का टाइम जो है या सारे सेगमेंट का काम जो है फिनिश हो जाएगा। दैट इज हाउ वी हैव सिलेक्टेड टीपी, विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ ऑल सेगमेंट का डिलेज। ओके, नेक्स्ट। अब होता क्या है कि जब पाइपलाइंस को हमें सिंक में लगाना पड़ता है, सेगमेंट्स को सिंक करना पड़ता है, तो 2 सेगमेंट के बीच में हम लगा देते हैं बफर। सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, बफर लगा देते हैं। इसे बफर या रजिस्टर कहते हैं। दीज आर इंटरमीडिएट बफर और रजिस्टर्स। रजिस्टर लगा देंगे या बफर लगा देंगे, क्या फायदा है इनका? जैसे ही एक साइकिल चालू हुई, इसने अपना इनपुट बाहर से लिया, इसने इनपुट यहां से लिया इस बफर से, इसने अपना इनपुट इस बफर से लिया, इसने अपना इनपुट इस बफर से लिया, और अपने अपने इनपुट पे काम करना चालू कर दिया। जैसे ही ये इनपुट जो है खत्म हो गया या इनकी साइकिल खत्म हुई, तो ये क्या करेंगे, चारों के चारों सेगमेंट जो हैं अपना अपना आउटपुट अगले वाले बफर पे डाल देंगे। इसने आउटपुट यहां डाला, इसने यहां डाल दिया, इसने यहां डाल दिया, इसने यहां डाल दिया। इट इज समथिंग लाइक, आप लोगों के कमेंट्स जो है मुझे दिख नहीं रहे यहां पे, आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। ट्राई करो कमेंट्स, नहीं आ रहे, तुम लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे यहां। कांट सी योर कमेंट्स। कोई बात नहीं, ग्रुप पे डाल देना, टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट डाल दो। मेरा कमेंट अपने आप को दिखा, तुम लोगों को दिखा मेरा कमेंट? पता नहीं। ओके, एनीवे मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, ये बफर क्यों डाले, देखो मैं एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं, इस शर्ट का ही एग्जांपल डालता हूं। सबसे पहले हमने ये वाले पर्सन को एक नया कपड़ा दिया, इसने जैसे ही अपना कपड़ा कट कर दिया, तो एक बास्केट यहाँ पे या बकेट रखी रहेगी इन दोनों के बीच में, ताकि ये कट करने वाला पर्सन जो है इस बकेट में डाल दे, स्टिच करने वाला जो पर्सन है अगला शर्ट वहां से उठा लेगा।
ताकि इसको और इसको वेट ना करना पड़े कि जब ये शर्ट दे हाथ में, ले भाई ये ले ले, और ये वाला जो पर्सन है जब तक हाथ आगे ना बढ़ाए तब तक इसको ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो जब ये कट करने वाला शर्ट वाला पर्सन आगे हाथ बढ़ाए, ये स्टिच वाला उस हाथ से शर्ट ले, इतना वेट या इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। कट करने वाला जैसे ही साइकिल एंड होगी, उस बास्केट में बीच में यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट टाइप रखी होगी, उसमें अपना शर्ट डाल देगा। ये स्टिच करने वाला अगली साइकिल के स्टार्टिंग में उस शर्ट को उठा के और स्टिच करने लग जाएगा। तो ये जो बास्केट है वही बफर है कि जैसे ही साइकिल एंड हुई, इसने अपना आउटपुट यहां लिख दिया, अगली साइकिल में स्टिच करने वाले ने वो इनपुट आगे रीड कर लिया। इसलिए लगाए जाते हैं बफर, ताकि सारी की सारी जो स्टेजेस हैं या सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सिंक में रहें, कोई इशू या प्रॉब्लम ना आए। तो अगर बफर लगाया तो बफर का भी डिले होगा। जी हां, अज्यूम करो कि बफर का डिले, ये एक एग्जांपल लिया है हमने यहां पे, याद रखिएगा। अज्यूम करो कि बफर का डिले 1 नैनो सेकेंड का है। अगर 1 नैनो सेकेंड का बफर है तो सेगमेंट के डिले में आप देख सकते हो, अब ये मेरा सेगमेंट बन गया इतना, 9+1 का, ये 10+1 का, ये 8+1 का, और ये 5+1 का। तो टोटल सेगमेंट क्या हो गए, ये हो गया 10 नैनो सेकेंड, ये 11, ये 9 और ये 6। अब इस बारी अगर मुझे मैक्सिमम ऑफ सेगमेंट डिले निकालना है तो वो आ जाएगा 11। तो हम यहां पे रजिस्टर का डिले अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो यहां उसकी वजह से टीपी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल सेगमेंट डिलेज प्लस रजिस्टर डिले। जो भी बफर या रजिस्टर डिले दे रखा है उसको मैक्सिमम ऑफ सेगमेंट डिले में ऐड कर दो। कि मैक्सिमम सेगमेंट डिले है 10, उसमें 1 ऐड किया, 11 नैनो सेकेंड का आपको क्या मिलेगा, यहां पे साइकिल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस पाइपलाइन अगर है और अगर सारे सेगमेंट के डिले अलग अलग दे रखे हैं तो टीपी टाइम जो है, या तो हम मैक्सिमम ऑफ सेगमेंट डिले लेंगे, अगर बफर नहीं दे रखा है तो, बफर मेंशन किया हुआ है तो हम मैक्सिमम ऑफ सेगमेंट डिले में रजिस्टर डिले को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ 9, 10, 8, 5 विच इज 10 नैनो सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ 9, 10, 8, 5 प्लस 1 विच इज 11 नैनो सेकेंड। तो जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो, अगर सिर्फ अलग अलग डिले दे रखे हैं तो मैक्सिमम उसका निकाल लेना, रजिस्टर डिले दे रखा है तो मैक्सिमम में रजिस्टर का एक बार का डिले ऐड कर देना, तो आपको टीपी टाइम मिल जाएगा। अब देखो, नॉन पाइपलाइन में ऐसा कोई इशू नहीं था सिंक्रोनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि वहां पैरेलल में दो लोग, दो सेगमेंट काम ही नहीं कर रहे थे, वहां पे तो सीक्वेंस में काम चल रहा था। तो नॉन पाइपलाइन में जब आपने इनपुट दिया तो पहली बार में वो इनपुट 9 नैनो सेकेंड लेगा यहाँ, फिर आगे बढ़ेगा 10 नैनो सेकेंड यहाँ लेगा, आगे बढ़ेगा 8 यहाँ लेगा, आगे बढ़ेगा 5 यहाँ लेगा और आगे बढ़ेगा। बताओ एक पूरे इनपुट को यहां से आने में और आउटपुट आने में कितना टाइम लगा नॉन पाइपलाइन सिस्टम में। पहले 9 नैनो सेकेंड यहां लगा, 9 और 10 19 टोटल, फिर 8 और 27 और 5 32 नैनो सेकेंड में पूरा एक टास्क पूरा हुआ। किसमें? नॉन पाइपलाइन में। जब हम नॉन पाइपलाइन की बात करते हैं तो एक टास्क का टाइम कितना लेता है उसे हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहां पे एक और फॉर्मूला मिलेगा, वो है टी एन कैसे निकाला जाए, और टी एन निकालने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल सेगमेंट डिलेज। जितने भी सेगमेंट हैं उनका डिलेज आप ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपको, टी एन टाइम आ जाएगा। यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है माय लॉर्ड, वो ये है कि नॉन पाइपलाइन सिस्टम में बफर यूज नहीं होते हैं। नॉन पाइपलाइन सिस्टम डज नॉट यूज बफर और रजिस्टर।
रजिस्टर या बफर नहीं यूज होता है, इसलिए यहां पे रजिस्टर या बफर के डिले का कोई लेना देना नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपके कमेंट्स में देख पाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट्स कर रहे हो तो आई कैन चेक देम, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू या कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ के आपके कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं क्लास में। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं और फिर से चालू करते हैं। अब देखो कमेंट आई क्या तुम्हारी मेरे तक? नहीं पहुंची। एनीवे चलिए देखिए ये क्वेश्चन जरा एक बार। शायद पोल तो पहुंच जाएगा आप तक, है ना। तो आप लोगों को इंटीजर टाइप का पोल जो है 150 सेकेंड के लिए मैं डाल देता हूं। पोल का तो आंसर दे ही सकते हो आप। किसी ने पूछा इफ रजिस्टर टाइम डिफरेंट देन, ये जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। गेट में नहीं आएगा बेटा ऐसा कि रजिस्टर का टाइम डिफरेंट हो, ऐसा होता नहीं है, नहीं होता। रजिस्टर अगर आप एक टाइप की एक वैरायटी का रजिस्टर लगाओगे तो सारे रजिस्टर एक जैसे ही लगेंगे, अलग अलग वैरायटी का रजिस्टर नहीं लगेगा, तो डिफरेंट में डिफरेंस ऑफ रजिस्टर डिले कैसे आएगा? आपने एक टाइप का रजिस्टर हर जगह लगाया, 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो 4 रजिस्टर के लिए 4 एक जैसा ही टाइम लगेगा, अलग अलग तो लगेगा नहीं। तो फिर थ्योरेटिकली ही ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट प्रैक्टिकली भी नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। सो यू वोंट हैव क्वेश्चन इन गेट सच काइंड ऑफ, गेट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बेटा। चल करा सॉल्व। 6 सेगमेंट पाइपलाइन, के की वैल्यू 6 with segment delay of 20, 26, 21, 21, 24 एंड 28 नैनोसेकंड रिस्पेक्टिवली। तो अलग अलग सेगमेंट के डिले दे रखे हैं, टीपी निकाल लो यहां से, विच इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल सेगमेंट डिले। कितना आएगा? 20, 26, 21, 21, 24 एंड 28 का मैक्सिमम विच इज 28 नैनोसेकंड। कैलकुलेट द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ पाइपलाइन फॉर 1000 टास्क। सिर्फ पाइपलाइन टाइम पूछा है 1000 टास्क के लिए, एन की वैल्यू 1000 है तो पाइपलाइन टाइम पूछा है बाबू, स्पीड अप नहीं पूछा है। सिर्फ पाइपलाइन टाइम, पाइपलाइन टाइम क्या होता है? के प्लस एन माइनस वन इंटू टीपी। ये के की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 1000 माइनस वन इंटू टीपी कितना? 28 नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड में बताइए कितना आंसर आ रहा है? $28,140। अरे वाह, सही था ना। 1000 टास्क ही हैं, 1005 इंटू 28, 28,140। 16.67 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। शुभम, आर्यन, सुतीक्षण, बर्षान, बर्षण, ओके, और अजय, तनिष्क। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को? बड़ा सिंपल सा फंडा था। चलो ये देखो जरा जल्दी से फिर। क्विकली सॉल्व कर लो। 4 अलग अलग सेगमेंट, उनके डिले दे रखे हैं, रजिस्टर डिले दे रखा है, 100 टास्क के लिए प्रोसेसिंग टाइम पूछी है। ओए नहीं, इंटीजर टाइप 2 मिनट में हो जाना चाहिए।
हाँ जी, क्या क्या निकालना है हमें यहाँ पे? प्रोसेसिंग टाइम पूछा है 100 टास्क का पाइपलाइन में, के एन और टीपी चाहिए हमें। के की वैल्यू क्या है? 4 सेगमेंट 4 आ गया। एन की वैल्यू 100। टीपी कैसे निकलेगा? मैक्सिमम ऑफ सेगमेंट डिले प्लस रजिस्टर डिले। सेगमेंट डिले क्या दे रखा है? 50, 30, 95 और 45, 50, 30, 95 एंड 45 प्लस रजिस्टर डिले कितना दे रखा है? रजिस्टर डिले 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100 नैनो सेकेंड। 95 प्लस 5, तो प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा? के प्लस एन माइनस 1 इंटू टीपी। के की वैल्यू कितनी है? 4, एन 100 माइनस 1 इंटू टीपी 10300 नैनो सेकेंड। भैया रुक जाओ, अब हो गया भैया, 10300 नैनो सेकेंड आया। शो करो रिजल्ट। 46% करेक्ट आंसर। क्यों भाई 46% टाइम ज्यादा लग गया सॉल्व करने में? चलिए, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक और अगला क्वेश्चन है ये वाला। हाउ कैन वी रिड्यूस द टोटल टाइम अबाउट 1/2 ऑफ द टाइम कैलकुलेटेड इन अबो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हमने टोटल टाइम निकाला है 10,300 नैनो सेकेंड का, क्या उसको हम हाफ कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ये आप सोच के आइए, मंडे को बात करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, वैरायटी के, वो भी हम मंडे को देखेंगे। एज अभी कमेंट्स जो है चल नहीं पा रहे हैं तो हम ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे। कल कोई क्लास नहीं है, मंडे को हम मिलेंगे। पर मंडे को हम जो पाइपलाइन का बेसिक आइडिया है उसे फिनिश करके और अगला अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरी की पूरी डिटेल में अच्छे से पता होनी चाहिए कि फेच में क्या होता है, डिकोड में क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। ये सब आप लास्ट जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन चैप्टर है वहां से पढ़ के आइएगा। ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन में अगर टारगेट निकला तो उसे हम पीसी में कब डालते हैं, सब कुछ आपको पूरा रिकॉल करके लेके आना है क्योंकि हमको आगे काम आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एक बार समझ में आया तो उसके बाद फिर किसी भी टाइप का कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। बट उसके लिए मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिएगा, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल का पूरा डिटेल में दिमाग में नॉलेज। ठीक है, चलिए मंडे मिलेंगे। कल छुट्टी है, रिकॉल करिए सारी चीजें, एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक यू कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।